जंगल की हवा में एक चुभने वाली ठंड थी, एक ऐसी ठंड जो सीधे हड्डियों के गोदे तक उतर जाती थी। गीली मिट्टी, सड़े हुए पत्तों और कच्चे मांस की गंध ने हवा को भारी कर रखा था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां दया का कोई वजूद नहीं था। यहां सिर्फ भूख थी और अगला दिन देखने की आदिम जद्दोजहद। जमीन पर लेटे हुए कान ने अपनी आंखें खोली। उसके दिमाग में अभी भी अपनी पिछली जिंदगी के आखिरी पल गूंज रहे थे। एक एलीट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव के रूप में बॉर्डर पर मुजरिमों का पीछा करना, पैर फिसलना और उस गहरी खाई में गिर जाना। लेकिन अब जब उसकी नजरें साफ हुईं तो उसने देखा कि उसके चारों ओर जानवरों की खुरदरी खालों में लिपटी हुई कुछ औरतें खड़ी थीं। उनके बाल उलझे हुए थे, चेहरों पर मिट्टी और राख की परतें थीं और आंखों में एक खालीपन था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके दाहिने पैर से उठने वाली एक भयानक टीस ने उसके दिमाग को झकझोर दिया। दर्द इतना तीखा था कि उसकी सांसें अटक गईं। सालों की कड़ी मिलिट्री सर्वाइवल ट्रेनिंग ने उसके शरीर को तुरंत खतरे का सिग्नल दिया। उसने अपने पैर की तरफ देखा, नीला पड़ता हुआ मांस और दो गहरे सुराख, सांप का काटा। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। काने तुरंत पास पड़ी राख और धूल के बीच से एक नुकीला पत्थर का ब्लेड उठाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने ही कांपते हाथों से उस नीले पड़ते मांस को चीर दिया। गाढ़ा काला खून बाहर उबल पड़ा। पास ही सुलगती हुई आग से उसने एक जलती हुई लकड़ी खींची और उसके दहकते हुए सिरे को सीधे अपने खुले जख्म पर दबा दिया। मांस के जलने की छदर छदाहट और एक अजीब सी सड़ांध हवा में फैल गई। का के गले से एक दर्दनाक फटी हुई चीख निकल गई जो गुफा की पथरीली दीवारों से टकरा कर लौट आई। उसका विजन धुंधला होने लगा। उसे बस यही उम्मीद थी कि आग की अत्यधिक गर्मी उस जहर के प्रोटीन्स को तोड़ देगी। अगले ही पल उसका शरीर निढाल होकर ठंडी जमीन पर गिर पड़ा और वो अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे खुद पर हैरानी हुई। एक कॉकरोच जैसी अकल्पनीय जीवन शक्ति के साथ वो मौत के मुंह से वापस आ चुका था। पैर का घाव भयानक दिख रहा था, लेकिन नसों में दौड़ता जहर खत्म हो चुका था। उसके पेट में मरोड़ उठ रही थीं, भूख से आंतें जैसे आपस में सिकुड़ रही थीं। उसने पास बैठी एक औरत के हाथ से सूखे बेस्वाद कच्चे मांस का एक टुकड़ा छीना और उसे जानवरों की तरह चबा गया। गले से नीचे उतरते ही मांस ने थोड़ी राहत दी, लेकिन वो काफी नहीं था। कान ने इशारे से और मांस मांगा। औरत ने अपनी रूखी आंखों से उसे देखा और सिर हिला दिया। इनकार। कान ने अपनी सूखी जबान होठों पर फेरी और गुफा का जायजा लिया। इस छोटे से कबीले में मुश्किल से 50 लोग थे। बाहर हवाएं सर्द होने लगी थी। सर्दियों की आमद ने पेड़ों के पत्ते सुखा दिए थे। ऐसे आदिम समाज का नियम सीधा था, खाना उन्हें मिलता है जो काम करते हैं, जो शिकार लाते हैं। मुफ्त की रोटियां यहां नहीं टूटती। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे अपना खाना खुद खोजना होगा। सर्दी आ रही है, काने मन ही मन सोचा। शिकार कम हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो लगातार मिल सके। उसके आधुनिक दिमाग ने तेजी से विकल्पों को खंगालना शुरू किया। सबसे सुरक्षित और आसान प्रोटीन, मछलियां। गुफा से करीब 1000 मीटर दूर एक जंगली नाला बहता था, लेकिन इस कबीले के पास मछली पकड़ने का कोई ज्ञान या औजार नहीं था। वे पानी के जीवों को खाने लायक ही नहीं मानते थे। का अपने दर्द करते पैर को घसीटता हुआ गुफा के बाहर आया। उसने जंगल के किनारे से कुछ मजबूत लचीली बेलें और लंबी घास इकट्ठा की। गुफा के मुहाने पर बैठकर उसने अपनी उंगलियों की तेज और सधी हुई हरकतों से बेलों को आपस में गूंथना शुरू किया। आसपास खेलते हुए कुछ छोटे बच्चे रुक गए। उनके नंगे धूल भरे बदन ठंड से हल्के हल्के कांप रहे थे। वे कौतूहल से इस अजनबी को देख रहे थे जो लकड़ियों से कुछ अजीब सा जाल बना रहा था। उनके मुंह से कुछ अस्पष्ट चिड़िया जैसी आवाजें निकल रही थीं। पास ही कुछ औरतें धूप में घास सुखाने का नीरस काम कर रही थीं। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक खौफनाक चीख गूंजी। कबीले की औरतें चौंक कर खड़ी हो गईं। बच्चों ने डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिया। पेड़ों के बीच से कबीले का सरदार थैन और उसके 2 साथी बदहवास भागते हुए बाहर निकले। उन तीनों की छाती धौंकने की तरह चल रही थी और हर किसी ने अपनी बाहों में एक विशालकाय सफेद रंग का अंडा कसकर पकड़ा हुआ था। वे भागते हुए अपनी आदिम भाषा में कुछ चिल्ला रहे थे। उनके पीछे पेड़ों को क्रूरता से रौंदता हुआ साक्षात मौत का एक रूप बाहर आया। लगभग 3 मीटर ऊंचा एक दानवाकार पक्षी, टेरर बीक। उसके पैर किसी पेड़ के तने जितने मोटे थे और उसकी चोंच एक विशाल खून से सनी कुल्हाड़ी की तरह लग रही थी। जमीन उसके भारी कदमों से कांप रही थी। अंडे छोड़ दो, काने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। लेकिन थान नहीं समझा, या शायद भूख और लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसने अंडे को सीने से लगाए रखा और टेरर बीक ने भी उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। पलक झपकते ही वो दानव थान के ठीक पीछे था। उसकी कुल्हाड़ी जैसी चोंच एक झटके से नीचे आई और हड्डियों के टूटने की एक खौफनाक क्रंच की आवाज आई और थान का शरीर एक बेजान चिथड़े की तरह वहीं जमीन पर गिर पड़ा।
मौत को इतना करीब देखकर बाकी दोनों आदमियों के हाथ से अंडे छूट गए और वे अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह जंगल के किनारे खड़े ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए। गुफा के पास खड़े बच्चों ने अपनी जिंदगी में इतना भयानक नजारा कभी नहीं देखा था। खौफ ने उनके गले से चीखें निकाल दी। वो चीखें टेरर बीक के कानों में पड़ी। उसने थान की लाश से अपना खून से सनासिर उठाया। उसकी लाल क्रूर आंखें गुफा के बाहर खड़े मासूम बच्चों पर टिकी। वो तुरंत मुड़ा और भारी कदमों से गुफा की तरफ दौड़ पड़ा। का दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ा। उसने बिना एक पल गवाए बच्चों को धक्का देकर गुफा के अंधेरे मुहाने के अंदर धकेल दिया। अंदर मौजूद औरतों ने खतरे को भांपते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर गुफा के प्रवेश द्वार पर रखा एक विशाल गोल पत्थर लुढ़काकर रास्ता बंद कर दिया। धड़ाम! टेरर बीक की चोंच पत्थर से टकराई, लेकिन वो अंदर नहीं आ सका। गुस्से में कुछ देर फुफुकारने के बाद वो वापस थान की लाश की तरफ मुड़ा और अपनी चोंच से इंसान का मांस नोच नोच कर खाने लगा। खून की गंध हवा में फैलने लगी। गुफा के अंदर एकदम घोटू सन्नाटा था। सिर्फ बच्चों की सिसकने की आवाजें आ रही थीं। का ने अंधेरे में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस पक्षी को मारना होगा। इसने इंसान का गोश्त चख लिया है और अब ये इस गुफा का रास्ता जानता है। अगर ये जिंदा रहा तो कबीला कभी चैन से नहीं जी पाएगा। लेकिन एक निहत्थे इंसान के लिए 3 मीटर ऊंचे दानव से लड़ना आत्महत्या थी। का की रणनीतिक आंखों ने पत्थर की दरार से बाहर झांका। उसने उस पक्षी के विशाल शरीर का मुआयना किया। ऊपर का हिस्सा भारी था और उसके 2 लंबे मजबूत पैर उसके पूरे वजन को संभाल रहे थे। का की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। मुझे एक हथियार चाहिए, दूर से मार करने वाला। उसने गुफा के फर्श पर पड़े 2 मुट्ठी के बराबर भारी गोल पत्थर उठाए। फिर उसने अपनी कमर पर बंधी हुई सांप की सूखी खाल की रस्सी को खोला। उस मजबूत रस्सी के दोनों सिरों पर उसने उन पत्थरों को पूरी मजबूती से बांध दिया। उसका आदिम बोला तैयार था। गुफा के मुहाने पर पत्थर के किनारे एक छोटी सी दरार थी। का अपना शरीर सिकोड़कर उस दरार से बाहर खिसकने लगा। पीछे खड़ी औरतें उसे खौफ से देख रही थीं। वे उसे रोकना चाहती थीं। उन्हें डर था कि टेरर बीक उसे भी चीर डालेगा और शायद पत्थर हटाकर अंदर घुस जाएगा। लेकिन वे इतनी सहमी हुई थीं कि कोई आवाज नहीं कर सकती थीं। वे बस लाचार दर्शकों की तरह उसे बाहर जाते हुए देख सकती थीं। बाहर आते ही का ने अपने शरीर को बिल्कुल नीचे कर लिया। वो एक छिपकली की तरह बिना कोई आवाज किए झाड़ियों के बीच से रेंगने लगा। हवा की दिशा उसके विपरीत थी, जिससे उसकी गंध पक्षी तक नहीं जा रही थी। वो थान की लाश को नोचते हुए टेरर बीक से लगभग 500-600 मीटर दूर आकर एक घनी झाड़ी के पीछे रुक गया। पक्षी पूरी तरह से अपनी दावत में मग्न था। इस बात से अनजान की शिकार अब शिकारी बन चुका है। का धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने सांप की खाल वाली रस्सी को बिल्कुल बीच से पकड़ा। उसकी कलाई में एक हरकत हुई और दोनों पत्थर हवा में घूमने लगे। वुश वुश वुश! सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब केंद्रीय बल ने रस्सी को एकदम कस दिया। पत्थरों के घूमने की सूसू करती आवाज हवा में गूंजने लगी। आवाज सुनकर टेरर बीक ने अपना खून से सनसिर उठाया। उसने का को देखा। उसकी चोंच से एक भयानक गर्जना निकली और वो अपने भारी कदमों से जमीन को कपानता हुआ सीधे का की तरफ लपका। गुफा के अंदर से औरतों और बच्चों की चीखें निकलने लगीं। पेड़ों पर चढ़े दोनों आदमी खौफ से कांप रहे थे, लेकिन का अपनी जगह पर एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें पक्षी की गति और दूरी का सटीक गणित लगा रही थीं। 50 मीटर, 40 मीटर। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शिकारी की बर्फ जैसी ठंडी एकाग्रता थी। 30 मीटर। का हाथ पूरी ताकत से आगे की तरफ झटके से खुला। घूमता हुआ बोला हवा को चीरता हुआ एक खतरनाक प्रक्षेपी की तरह उड़ा। जैसे ही टेरर बीक का लंबा दाहिना पैर आगे बढ़ा, दोनों पत्थर उसके पैरों के चारों ओर भयानक गति से लिपट गए। पक्षी का विशाल शरीर उस समय 10 मीटर की दूरी पर था और हमले के लिए उछलने ही वाला था, लेकिन रस्सी के कसते ही उसके पैरों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो 3 मीटर ऊंचा दानव एक भयानक चीख के साथ मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। धूल का एक बड़ा गुबार उठा। उसके छोटे छोटे बेकार पंख हवा में फड़फड़ाने लगे, लेकिन वो अपने पैरों को उस मजबूत रस्सी की जकड़ से नहीं छुड़ा पा रहा था। गुफा के अंदर से देख रहे लोग इस जादू को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। का दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसने गुफा की तरफ हाथ हिलाकर 2 बड़े लड़कों को बाहर आने का इशारा किया। वे लड़के अब बिना हिचकिचाए दरार से बाहर निकले। इसकी गर्दन जमीन पर दबाकर रखो, का ने हुक्म दिया। लड़कों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फड़फड़ाते हुए पक्षी की गर्दन को मिट्टी में दबा दिया। का ने पास से एक भारी नुकीला पत्थर उठाया और अपनी दोनों बाहों की पूरी ताकत लगाते हुए उसे टेरर बीक के सिर पर दे मारा। क्रैक! खोपड़ी के टूटने की आवाज आई और गर्म गाढ़ा खून हवा में उछलकर का के चेहरे पर आ गिरा। पक्षी का शरीर कुछ पल के लिए बुरी तरह तड़पा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। दोनों लड़के अपनी फटी हुई आंखों से कभी उस विशाल मृत दानव को देखते तो कभी का को। उनकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि किसी देवता को देखने जैसी श्रद्धा थी।
कां ने शांति से पक्षी के पैलों से अपनी सांप की रस्सी खोली, उसे वापस अपनी कमर पर बांधा और लड़कों को इशारा किया, इसे खींचने में मेरी मदद करो। वे दोनों लड़के अब उसके पूरी तरह से वफादार अनुयायी बन चुके थे। तीनों ने मिलकर उस भारी शरीर को गुफा की तरफ घसीटना शुरू किया। इतने बड़े शिकार को आता देख गुफा के अंदर छिपे लोग अब खुद को रोक नहीं पाए। वे खुशी से चिल्लाते हुए बाहर आए, भारी पत्थर को मिलकर किनारे धकेल दिया। पेड़ों पर दुबके हुए वे दोनों बड़े आदमी भी नीचे उतर आए थे। एक अकेले इंसान ने टेरर बीक को मार गिराया था। ये पूरे कबीले के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा शिकार था। इसके सारे पंख मेरे लिए बचाकर रखना, कां ने शांत स्वर में औरतों से कहा। बाकी तुम लोग इसे काट सकती हो। खतरा टल चुका था। कां वापस गुफा के मुहाने पर बैठा और अपनी अधूरी बेल की टोकरी बुनने में लग गया। लगभग 1 घंटे बाद 2 मजबूत शंक्वाकार टोकरियां तैयार थीं। कां ने टेरर बीक की कटी हुई आंतों और अंदरूनी अंगों का कुछ हिस्सा उन टोकरियों में भरा और नाले की तरफ चल पड़ा। कबीले की एक औरत जो उसे इस तरह अकेले जाते देख चिंतित थी, उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसे लगा कि ये अजनबी कबीले का सबसे कीमती हिस्सा बन चुका है और उसकी हिफाजत जरूरी है। वे दोनों लड़के भी जो अब कां के भक्त बन चुके थे, बिना कुछ सोचे उसके पीछे दौड़ पड़े। 4 लोगों का यह समूह जल्द ही जंगल चीर कर उस नाले के किनारे पहुंच गया। नाले का पानी इतना साफ और पारदर्शी था कि कां को तली के पत्थर तक स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और पानी के अंदर मछलियों का झुंड तैर रहा था। कां का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कई बार देखा था कि इस नाले में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को बेरहमी से निगल जाती थीं। ये मांसाहारी मछलियां थीं। कां ने एक गहरी जगह चुनी। टोकरी के ऊपरी हिस्से से बंधी घास की रस्सी को थामे हुए उसने अंदरूनी अंगों से भरी टोकरी पानी में डुबोई। कच्चे मांस और खून की गंध पानी में तेजी से फैली। पानी की सतह पर हलचल शुरू हो गई। 20 मीटर के दायरे में मौजूद सारी मांसाहारी मछलियां पागल हो उठीं। पानी में छपाछप की आवाजें आने लगीं और दर्जनों मछलियां टोकरी के अंदर घुसकर मांस के लिए आपस में लड़ने लगीं। सही पल का इंतजार करते हुए कां ने अचानक पूरी ताकत से टोकरी को पानी से बाहर खींच लिया। पानी की बौछार उड़ी। टोकरी के अंदर 4 बड़ी मोटी मछलियां बुरी तरह तड़प रही थीं। नीचे पानी में अभी भी मछलियां मांस के टुकड़ों के लिए गोल गोल घूम रही थीं, जैसे किसी आधुनिक पार्क में मछलियों को दाना डाला जा रहा हो। औरत और दोनों बच्चों की आंखें अचरज से फटी हुई थीं। एक बेजान जाल को पानी में डालकर ये बिना पैर वाले जीव पकड़े जा सकते हैं, ये उनके आदिम दिमाग की समझ से परे था। कां ने 4 मछलियों को जमीन पर पटका। उसने एक पत्थर के धारदार टुकड़े से मछली का पेट चीरा, उसे साफ किया और अंदर से गुलाबी मांस साशिमी का एक साफ टुकड़ा काटकर अपने मुंह में डाल लिया। कच्ची मछली खाते ही औरत की आंखों में अचानक एक तेज चमक आई। उसका आदिम दिमाग भले ही तकनीक नहीं समझ रहा था, लेकिन वो ये समझ गई कि ये भोजन है, और वो भी इतनी आसानी से मिलने वाला भोजन। वो उत्तेजित होकर अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी और कां से टोकरी मांगने लगी, लेकिन कां ने उसे टोकरी नहीं दी। उसने इशारों से उस औरत और एक लड़के को पकड़ी हुई मछलियों को साफ करने का काम सौंपा। दूसरे लड़के को उसने घास की लंबी डंडियों पर साफ की हुई मछलियों के गिल्स को पिरोकर एक माला बनाने का काम दिया, ताकि उन्हें गुफा तक आसानी से ले जाया जा सके। पूरी दोपहर कां किनारे पर बैठकर अपनी टोकरी से मछलियां निकालता रहा। हर बार जब वो टोकरी बाहर खींचता तो पानी से चांदी जैसी चमकती मछलियां बाहर आ जाती। शाम तक उनके पास 200 से ज्यादा मछलियां इकट्ठी हो चुकी थीं। सबसे बड़ी मछली का वजन लगभग 10 पाउंड था। इतना भारी शिकार 3 लोग नहीं उठा सकते थे। कां ने एक बच्चे को वापस भेजा ताकि वो कबीले से और लोगों को मदद के लिए बुला लाए। जब ये समूह वापस गुफा की तरफ लौटा तो वो किसी विजयी सेना के जुलूस से कम नहीं लग रहा था। कबीले के बाकी शिकार करने वाले और कंदमूल जमा करने वाले भी लौट आए थे। बिना सही हथियारों के आदमियों के हाथ सिर्फ 1-2 मरे हुए खरगोश और कुछ जंगली मुर्गियां ही लगी थीं। उनके चेहरों पर निराशा और पूर्व सरदार थान की मौत का शोक था। लेकिन जब बच्चों ने गर्व से चिल्लाते हुए घास की डंडियों में पिरोई हुई सैकड़ों मछलियां और टेरर बीक का विशाल मांस दिखाया तो पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई। भूख के इस क्रूर समाज में एक मरे हुए सरदार का दुख भरे हुए पेट के वादे के सामने पल भर में धुएं की तरह उड़ गया। रात का अंधेरा घिरने लगा था। गुफा के मुहाने के सामने एक खुली जगह पर सूखी लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगाया गया था। उस ढेर के ऊपर पूर्व सरदार थान की क्षत विक्षत लाश रखी हुई थी। कबीले का सबसे बुजुर्ग आदमी, जिसके सिर पर 2 भेड़ के सींग बंधे हुए थे, एल्डर हॉर्न, अपने हाथों में 2 पत्थर घिसते हुए आगे आया। कुछ ही पलों में सूखी घास ने आग पकड़ ली और चिता धू धू कर जल उठी। लपलपाती हुई आग की पीली और नारंगी रोशनी कबीले के हर सदस्य के चेहरे पर नाच रही थी। आग की गर्मी ने थान के शरीर के मांस को जलाना शुरू किया तो हवा में भुने हुए गोश्त की गंध फैलने लगी। कां ने देखा कि चिता के पास बैठे बच्चे अपने होठों पर जीभ फेर रहे थे। उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। जलते हुए इंसान के मांस की गंध ने उनके मुंह में पानी ला दिया था।
ये दृश्य डरावना था, लेकिन यही इस युग का कड़वा आदिम सच था। पेट भावनाएं नहीं समझता। का ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चुपचाप पूरे कबीले का मूल्यांकन करना शुरू किया। कुल 52 सदस्य, 8 ताकतवर आदमी, 15 औरतें और बाकी बच्चे। चिता के पास खड़ा एल्डर हॉर्न कबीले का सबसे समझदार व्यक्ति था। का जानता था कि अगर उसे राज करना है तो इस बूढ़े को अपने भरोसे में लेना होगा। थोड़ी दूर पर सिक्स खड़ा था। उसके एक हाथ में 6 उंगलियां थीं और वो एक मोटा लकड़ी का डंडा पकड़े हुए था। उसका चेहरा सपाट और भावहीन था, जो शायद एक ही खून में होने वाली शादियों यानी इन ब्रीडिंग का नतीजा था। उसके बगल में फेदर था, जिसके गले में पंखों का हार था। उसकी आंखों में एक लोमड़ी जैसी चालाकी थी। उसके पीछे स्टोन खड़ा था, जो हड्डियों का हार पहने हुए था और जिसकी मुट्ठियों में हमेशा पत्थर बंधे रहते थे। फिर का की नजर कबीले के असली लड़ाकों पर गई। स्कार, 15 साल का एक नौजवान जिसका बायां कान कटा हुआ था और गाल पर जानवरों के पंजों के 4 गहरे निशान थे। उसके हाथ में एक सीधी नुकीली टांग की हड्डी का भाला था। फैंग, 17 साल का लड़का, जो 2 पीढ़ी पहले के सरदार का बेटा था। उसकी कमर पर सेबर टूथ टाइगर के 2 विशाल दांत खंजर की तरह बंधे थे। और सबसे खूंखार था ऑक्स। वो कबीले का सबसे लंबा और गठीला आदमी था। उसकी बाजुएं पेड़ के तनों जैसी थीं और उसके हाथ में एक भारी और खौफनाक हड्डी का डंडा था। वो किसी जंगली बैल की तरह सांस ले रहा था। अंत में फ्लिंट था, जो लंगड़ाते हुए चलता था। वो पत्थरों को तराशने का काम करता था और उसका सबसे बड़ा सपना मरने से पहले एक चिकनी पत्थर की प्लेट बनाना था। का की आंखों ने सब कुछ दर्ज कर लिया। स्कार, फैंग और ऑक्स, यही मेरी असली सेना बनेंगे। थान की लाश जब पूरी तरह राख में बदल गई, तब एल्डर हॉर्न ने सभी को गुफा के अंदर चलने का इशारा किया। आज का दिन खास था। किसी ने भी पहले कभी मछली नहीं खाई थी, इसलिए खाना बांटने का जिम्मा का को ही दिया गया। का ने एक मछली को आग पर सेका। जब मांस सफेद और मुलायम हो गया तो उसने अपने हाथों से मछली का मांस अलग किया, कांटे निकाले और उसे खाकर दिखाया। भूख से बिलबिलाता कबीला टूट पड़ा। जैसे जैसे मुलायम, गर्म और मजेदार मांस उनके गले से नीचे उतरा, उनकी आंखों में एक जंगली चमक आ गई। ये शायद पहली बार था जब उन्होंने इतना नरम खाना पेट भर खाया था। खुशी का नशा उन पर हावी होने लगा। औरतें और आदमी अलाव के चारों ओर बेतरतीब ढंग से कूदने और नाचने लगे। दीवार के किनारे बैठकर इस नजारे को देखते हुए ता के दिल में पहली बार एक अजीब सी भावना उठी। इस बर्बर खून से सनी दुनिया में भी आग के चारों ओर नाचते इन लोगों में उसे एक घर का एहसास हुआ। उसने चुपचाप खुद से वादा किया, मैं इस कबीले को सिर्फ जिंदा नहीं रखूंगा, मैं इन्हें एक साम्राज्य में बदल दूंगा। एल्डर हॉर्न ने आग से एक जली हुई लकड़ी निकाली और गुफा की पथरीली दीवार पर का के हाथ में टोकरी लिए मछली पकड़ने का दृश्य उकेरने लगा। रात अभी बाकी थी। का ने औरतों को अपने पास बुलाया। उसने घास और बेलों की रस्सियों को आपस में गूंथना शुरू किया और देखते ही देखते उन्हें एक पीठ पर लादने वाले बैकपैक में बदल दिया। कल से कंदमूल और फल जानवरों की खाल में समेट कर लाने की जरूरत नहीं, उसने इशारों से समझाया। औरतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जमा करने की क्षमता में ये एक क्रांतिकारी आविष्कार था। वे बारी बारी से उस टोकरी को अपनी पीठ पर पहनकर देखने लगीं और मारे खुशी के उसे उतारना ही नहीं चाहती थीं। अपनी गहरी कृतज्ञता दिखाने के लिए औरतों ने जमा की हुई 2 सबसे अच्छी हिरन की खालें लाकर का के कदमों में रख दीं। वो कबीले का पहला सदस्य बन गया जिसने एक पूरी हिरन की खाल ओढ़ी। लेकिन का को सिर्फ अपने शरीर की गर्मी की फिक्र नहीं थी। उसने एक खाल अपने कंधों पर डाली और दूसरी खाल के 2 टुकड़े करके उन 2 माताओं के हाथों में रख दिए, जिनके 2-3 साल के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। का जानता था कि आधुनिक दुनिया की एंटीबायोटिक दवाओं के बिना इस आदिम युग में एक हल्का सा बुखार या सर्दी किसी भी बच्चे के लिए मौत का फरमान थी। यह हिरन की खाल सिर्फ कपड़ा नहीं थी, ये एक जीवनदान था। उन माताओं की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बच्चों को उस गर्म खाल में लपेट लिया। अब का को यकीन हो गया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये औरतें कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगी। अगली सुबह धुंध अभी छटी भी नहीं थी कि का उठ गया। अपनी रोजमर्रा की मिलिट्री स्ट्रेचिंग के बाद उसका गला सूखने लगा। वो गुफा के कोने में रखे उस बड़े खोखले पत्थर के बर्तन की तरफ गया जहां कबीले का जमा किया हुआ पानी रखा था। पानी के ऊपर धूल, मरे हुए कीड़े और काई तैर रही थी। उसके आधुनिक दिमाग ने इस गंदगी को देखकर बगावत कर दी। मुझे जल्द ही मिट्टी के बर्तन बनाने होंगे, उसने सोचते हुए अपने सूखे होंठ चाटे और पीछे हट गया। गुफा के बाहर एक हलचल हो रही थी। आज कोई भी आदमी शिकार पर जाने के लिए तैयार नहीं था। एल्डर हॉर्न ने गुफा के मुहाने पर खुली जगह में सभी आदमियों को इकट्ठा कर लिया था। का तुरंत समझ गया
कबीले को नया सरदार चाहिए था और का ये भी जानता था कि बिना चीफ बने वो अपने किसी भी ज्ञान या सुधार को इस कबीले पर लागू नहीं कर पाएगा। वो भी आदमियों की उस भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। सरदार चुनने का तरीका बिल्कुल आदिम और खौफनाक था। निहत्थे लड़ाई, जो सबसे ताकतवर होगा वही राज करेगा। लड़ाई शुरू हुई। यहां कोई मार्शल आर्ट या तकनीक नहीं थी, सिर्फ जानवरों जैसी कच्ची ताकत का प्रदर्शन था। स्कार और ऑक्स बाकी सबको पछाड़कर आखिरी मुकाबले के लिए आमने सामने आ गए। काह ने अपना सिर निराशा से हिलाया। स्कार के पास फुर्ती थी, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। 6 फुट 3 इंच का ऑक्स एक चट्टान की तरह खड़ा था। स्कार चीखते हुए ऑक्स की तरफ दौड़ा और उसने सीधा हमला किया, लेकिन ऑक्स ने जरा भी पीछे हटे बिना अपने विशाल हाथों से स्कार के दोनों कंधे दबोच लिए। इससे पहले कि स्कार कुछ समझ पाता, ऑक्स ने उसे खिलौने की तरह हवा में उठाया और कई मीटर दूर धूल में फेंक दिया। स्कार एक भारी आवाज के साथ गिरा और उठने में नाकाम रहा। ऑक्स ने अपनी चौड़ी छाती पीटी और आसमान की तरफ देखकर एक भयानक गर्जना की। कबीले के बाकी लोग उत्तेजित होकर अपने नए चीफ के सम्मान में चिल्लाने लगे। तभी का भीड़ को चीरता हुआ शांत कदमों से आगे बढ़ा और ऑक्स के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं भी हूं। ऑक्स ने अपनी लाल आंखों से नीचे देखा। यह अजनबी लड़का मुश्किल से उसकी छाती तक पहुंच रहा था। ऑक्स के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई, जैसे वो किसी बेवकूफ कीड़े को देख रहा हो। उसने फिर से अपनी छाती पीटी और का को डराने के लिए गुर्राया, लेकिन का टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखा और अपने हाथों को एक सधी हुई कॉम्बैट पोजीशन में उठा लिया। बच्चों की भीड़, जिसके लिए का अब कोई देवता बन चुका था, उसके नाम का शोर मचाने लगी। ऑक्स ने अपने भारी हाथ से का की नकद दबोचने के लिए झपटा मारा। का ने पलक झपकने की गति से अपना बायां पैर ऑक्स की हल्की मुड़ी हुई जांघ पर टिकाया। ऑक्स के पैर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हुए वो हवा में उछला। गति, गुरुत्वाकर्षण और का पूरा वजन उसके घुटने में सिमट गया। क्रैक! का ठोस घुटना सीधे ऑक्स के निचले जबड़े पर एक तोप के गोले की तरह टकराया। ऑक्स के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उसकी आंखें पलट गईं। शरीर का सारा संतुलन खत्म हो गया और वो विशालकाय आदमी एक भारी पेड़ की तरह सीधे मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। धूल का एक बड़ा बादल उठ खड़ा हुआ। सन्नाटा। पूरा कबीला सांस रोके खड़ा था। ऑक्स, उनका सबसे ताकतवर योद्धा, एक ही झटके में जमीन चाट रहा था, वो भी इस कम उम्र के लड़के से। एल्डर हॉर्न की बूढ़ी आंखों में एक असीम उत्तेजना चमक उठी। उसे अपने दिल में एक दृढ़ विश्वास महसूस हुआ कि ये लड़का उन्हें सिर्फ जिंदा नहीं रखेगा, बल्कि इस कबीले को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देगा। इससे पहले कि हॉर्न कुछ बोलता, कबीले के लोग पागल हो उठे। उन्होंने दौड़कर का को अपने कंधों पर उठा लिया और हवा में उछालने लगे। लेकिन यह जश्न अधूरा था। जमीन पर पड़े ऑक्स को होश आ गया था। अपमान और गुस्से से पागल वो फिर से उठा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हार गया है। भीड़ को चीरता हुआ वो फिर से का की तरफ एक अंधे सांड की तरह लपका। का की आंखों में एक सर्द कड़ापन आ गया। वो तुरंत जमीन पर उतरा। जैसे ही ऑक्स ने अपनी भारी मुट्ठी हवा में उठाई, का ने फुर्ती से नीचे झुककर उसकी कलाई पकड़ी। अपने हाथ को फिसलने देकर उसने ऑक्स की 2 उंगलियों को कसकर पकड़ा और उन्हें उनकी प्राकृतिक दिशा के विपरीत पूरी ताकत से पीछे की तरफ मरोड़ दिया। ऑक्स के गले से एक दर्दनाक चीख निकली। उंगलियों के टूटने के दर्द ने उसका शरीर वहीं जमा दिया। का ने अपनी जगह से एक कदम साइड लिया, ऑक्स के ठीक पीछे पहुंचा और अपनी एड़ी से ऑक्स के निचले घुटने के ठीक पीछे वाले हिस्से पर एक जोरदार लात मारी। ऑक्स के पैर ने जवाब दे दिया। वो फिर से मुंह के बल धूल में गिर पड़ा। का ने उसकी उंगलियों को छोड़ा नहीं, बल्कि घुटने से उसकी पीठ दबाकर उंगलियों को और पीछे खींच दिया। जितना ऑक्स हिलने की कोशिश करता, दर्द उतना ही असहनीय होता जाता। 2 मिनट से भी कम समय कबीले का सबसे बड़ा दैत्य अब एक बच्चे की तरह धूल में पड़ा रहम की भीख मांग रहा था। ऑक्स के चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी और उसकी चीखें गुफा के बाहर गूंज रही थीं। का ने उसे छोड़ दिया। वो सीधा खड़ा हुआ, अपने शरीर से मिट्टी झाड़ी और बिना पलटे देखे शांत कदमों से गुफा के अंदर चला गया। पीछे भीड़ खुशी से पागल हो रही थी। बच्चे उछल रहे थे। पहली बार किसी ने इतने बड़े और डरावने आदमी को घुटनों पर ला दिया था। औरतें आपस में बातें कर रही थीं कि आज रात नए सरदार से बैकपैक बुनना कैसे सीखना है। सिर्फ एल्डर हॉर्न वहीं खड़ा रहा। वो गुफा के अंधेरे मुहाने को एक गहरी विस्मयकारी नजर से देख रहा था।
आज इस आदिम कबीले ने सिर्फ एक नया सरदार नहीं पाया था, उन्होंने अपने भविष्य का भगवान चुन लिया था। का गुफा के मुहाने पर खड़ा था। उसने अपने शरीर पर एक मामूली सी हिरन की खाल लपेटी हुई थी, जो ठंड से उसे थोड़ी राहत दे रही थी। उसके घने काले बाल पीछे की तरफ एक सांप की सूखी खाल की पट्टी से कसकर बंधे हुए थे। यह सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, बल्कि सर्वाइवल का एक व्यावहारिक तरीका था। उसके आधुनिक दिमाग को याद था कि कैसे प्रारंभिक कृषक सभ्यताओं ने काम में आसानी के लिए बाल बांधने शुरू किए थे। खुले बाल शिकार और खेती में बाधा बन सकते थे। इस खुरदुरी दुनिया में उसका ये साफ सुथरा और तेज रूप उसे बाकी कबीले से अलग और एक सक्षम लीडर के रूप में स्थापित कर रहा था। कबीले के लोग, औरतें, बच्चे और कुछ आदमी उसे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। उनके लिए ये इंसान ना केवल उनके पेट भर रहा था, बल्कि उनके देखने और रहने के तरीके को भी बदल रहा था। का शांत कदमों से उस आदिम भीड़ के बीच पहुंचा। उसका चेहरा सख्त और गंभीर था। आज का दिन कबीले के ढांचे को पूरी तरह से व्यवस्थित करने का दिन था। तुम सब लड़कियां, उसने औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा। कबीले में 15 बड़ी औरतें थीं। उसकी तेज निगाहों ने तुरंत हिसाब लगा लिया। 6 औरतें गर्भवती थीं। बाकी 9 और लंगड़ाता हुआ फ्लिंट मिलकर जमा करने वाली टीम का हिस्सा बनते थे। लेकिन आज का ने नियम बदल दिए। उसने उन 9 औरतों में से सिर्फ 8 को काम पर जाने का इशारा किया। अब तुम्हारे पास पीठ पर लादने वाले बैकपैक है, उसने अपनी भाषा और इशारों से समझाया। तुम्हें अब सामान ढोने या सुरक्षा के लिए फ्लिंट की जरूरत नहीं। हर औरत अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत डंडी साथ रखेगी। उसने 6 गर्भवती औरतों को गुफा में ही रुकने का आदेश दिया। वे घर की देखभाल करेंगी और 2-3 साल के छोटे बच्चों पर नजर रखेंगी। ये आदिम दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव था। गर्भवती औरतों को आराम देना ताकि कबीले का भविष्य सुरक्षित रहे। बड़े बच्चों को उसने आसपास से सूखी घास इकट्ठा करने का काम सौंपा। बची हुई एक औरत को उसने कल के उन 2 लड़कों के साथ नाले पर मछली पकड़ने के लिए भेज दिया। अब कबीले का हर सदस्य किसी न किसी काम में लगा था। पूरा समाज एक मशीन की तरह काम करने के लिए तैयार था, सिवाय फ्लिंट के। फ्लिंट, जो अपनी पूरी जिंदगी एक चिकनी पत्थर की प्लेट बनाने का सपना देखता था, आज खाली हाथ खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उसे लगा कि नए सरदार की नजरों में वो बेकार हो चुका है। लेकिन का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। वो जानता था कि फ्लिंट के पास चीजों को तराशने का धैर्य है। इसे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सौंपना सही नहींगा, का ने सोचा। लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भट्टी चाहिए थी और वो अभी तैयार नहीं थी। फ्लिंट, का ने उसे आवाज दी और कल पकड़ी गई मछलियों के ढेर की तरफ ले गया। मछलियां अभी तक पूरी तरह सूखी नहीं थीं। का जानता था कि बिना नमक के मांस इस नमी वाले मौसम में बहुत जल्दी सड़ जाएगा। उसने आग के पास एक ढांचा बनाया और फ्लिंट को धुएं से गोश्त सुखाने का तरीका समझाया। धुआं मांस को सालों तक सड़ने से बचा सकता है, उसने इशारों से समझाया। फ्लिंट की आंखों में चमक लौट आई। उसे एक जिम्मेदारी मिल गई थी। फ्लिंट को काम पर लगाने के बाद का ने गुफा के सामने एक समतल जगह चुनी। उसने एक नुकीली हड्डी उठाई और जमीन खोदना शुरू कर दिया। उसे एक भट्टी बनानी थी। उसका रणनीतिक दिमाग भट्टी का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका था। भट्टी के 3 स्तर होने थे। सबसे नीचे राख निकालने और हवा के प्रवाह के लिए एक सुराख, बीच में लकड़ियां जलाकर अत्यधिक गर्मी पैदा करने की जगह और सबसे ऊपर मिट्टी के कच्चे बर्तनों को पकाने का चेंबर। 3 से 4 घंटे की लगातार मेहनत, पसीने और मिट्टी में सने हाथों के बाद वो आदिम भट्टी आखिर आकार ले चुकी थी। लेकिन का जानता था कि गीली मिट्टी से बनी भट्टी तुरंत इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अचानक गर्मी से वो चटक सकती थी। उसने मछली पकड़ने वाले उन 2 लड़कों को बुलाया। हर स्तर पर थोड़ी थोड़ी सूखी लकड़ियां रखो और धीमी आंच जलाओ, उसने निर्देश दिया। दोपहर तक वो भट्टी पककर सख्त हो जानी चाहिए थी। काम सौंपने के बाद का खुद नाले की तरफ निकल पड़ा। उसे चिकनी मिट्टी चाहिए थी। नाले के किनारे से उसने अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी खोदी। पास ही एक सपाट पत्थर देखकर वो उस पर बैठ गया। उसने मिट्टी को पानी के साथ गूंथना शुरू किया। उसे पीट पीट कर हवा के बुलबुले निकाले। फिर अपने हाथों की सधी हुई हरकतों से उसने मिट्टी को आकार देना शुरू किया। देखते ही देखते उसके हाथों के बीच एक छोटा पानी का घड़ा आकार ले चुका था, नीचे से थोड़ा चौड़ा और ऊपर से संकड़ा। उसकी गति तेज थी। कुछ ही देर में उसने ऐसे 3 और घड़े बना लिए।
उसने उन्हें सावधानी से गुफा के बगल में धूप में सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद उसने 2 हैंडल वाले खाना पकाने के बर्तन, दर्जनों छोटी कटोरियां और कुछ अन्य उपयोगी बर्तन बनाए। वे देखने में बहुत खूबसूरत या नक्काशीदार नहीं थे, लेकिन उनका संतुलन एकदम सही था। इस आदिम युग में सजावट से ज्यादा उपयोगिता मायने रखती थी। पता नहीं इनमें से कितने आग की भयंकर गर्मी सह पाएंगे, का ने मन ही मन सोचा, क्योंकि बिना सही तापमान नियंत्रण के बर्तन चटकने का डर हमेशा रहता था। दोपहर ढलने लगी थी। का ने आधे सूखे बर्तनों को ध्यान से भट्टी के ऊपरी चेंबर में जमाया। फ्लिंट और वे दोनों लड़के पास खड़े सब कुछ खामोशी से देख रहे थे। उनकी आंखों में अचरज था। एक ही दिन में नए सरदार ने इतने सारे अजीबोगरीब मिट्टी के ढांचे बना लिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गीली मिट्टी आग में जाकर क्या रूप लेगी। का ने उनकी हैरानी को नजरअंदाज किया। वो सीधे भट्टी के आग वाले हिस्से के पास बैठ गया। उसने सूखी लकड़ियां डालनी शुरू की और शाम तक वहीं डटा रहा। धुएं ने उसकी आंखों को लाल कर दिया था, लेकिन उसका ध्यान बर्तनों पर था। जैसे जैसे शाम घिरने लगी, कबीले के लोग वापस लौटने लगे। आज का नजारा कबीले के इतिहास में अभूतपूर्व था। औरतों की पीठ पर लदे बैकपैक जंगली फलों, कंदमूल और सब्जियों से ठसाठस भरे हुए थे। उन्होंने कई लंबी बेलें भी जमा की थीं ताकि और बैकपैक बनाए जा सकें। शिकारियों की टोली भी खाली हाथ नहीं लौटी थी। उनके पास टर्की जैसे दिखने वाले 2 बड़े पक्षी, कुछ बड़े अंडे और कई ग्राउंड हॉग थे। अगर कल की 100 से ज्यादा मछलियों को मिला लिया जाए तो कबीले के पास भोजन का एक विशाल भंडार तैयार हो गया था। आग के चारों ओर बैठे लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। सदियों से चली आ रही भूख का खौफ आज उनके चेहरों पर नहीं था। गर्भवती औरतों के लिए भी अब पर्याप्त पोषण मौजूद था। जब भट्टी के अंदर रखी मिट्टी की कटोरियां लाल होकर सफेदी पकड़ने लगीं, तो का समझ गया कि तापमान सही स्तर पर पहुंच गया है। उसने लकड़ियां डालना बंद कर दिया और आग को धीरे धीरे खुद ही बुझने दिया। बर्तनों को रात भर भट्टी के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होना था, वरना अचानक ठंडी हवा लगने से वो चटक सकते थे। रात के खाने के समय कबीले में एक उत्सव का सा माहौल था। का ने उन 2 बड़े पक्षियों को मिट्टी में लपेटकर सीधे आग के अंगारों में पकाया था। जब मिट्टी का सख्त खोल तोड़ा गया तो अंदर से भाप के साथ निकलने वाली नरम रसीले मांस की खुशबू ने पूरे कबीले को पागल कर दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट मांस कभी नहीं खाया था। लेकिन का खुद उस भोजन का लुत्फ नहीं उठा पा रहा था। उसका दिमाग कुछ और सोच रहा था। मांस में नाम मात्र का मोटा नमक था। बेस्वाद गोश्त उसके आधुनिक तालू को रास नहीं आ रहा था। उसने एल्डर हॉर्न से नमक के बारे में पूछा था और पता चला कि ये दूसरे कबीले से व्यापार करके लाया गया था। क्या मैं इन मिट्टी के बर्तनों को नमक के लिए बदल सकता हूं? ये सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। खाना खाने के बाद औरतें आराम करने के बजाय बेलों से नई टोकरियां बुनने में लग गई थीं। वे समझ चुकी थीं कि ये बैकपैक उनकी मेहनत को कितना कम कर देते हैं। का ने शिकार से मिली जानवरों की खालें भी पूरे कबीले में बांट दी थीं। अब बच्चे रात की हाड़ कपकपाने वाली ठंड में एक साथ उन गर्म खालों के नीचे सो सकते थे। अगली सुबह धुंध के बीच से गुफा में एक भारी हलचल मच गई। का अपनी जगह से उठा। आज का दिन उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला था। उसका नमक का व्यापार, गोश्त के स्वादिष्ट सूप का सपना, सब कुछ उस भट्टी के अंदर रखे मिट्टी के बर्तनों पर निर्भर था। फ्लिंट और एल्डर हॉर्न भागते हुए उसके पास आए। एल्डर हॉर्न की बूढ़ी आंखों में एक घबराहट थी। का खुद भी नर्वस था। उसने गहरी सांस ली और भट्टी के ऊपरी हिस्से से मिट्टी का ढक्कन हटाया। गरम राख की गंध के साथ अंदर का नजारा सामने आया। का की आंखों में चमक आ गई। भट्टी के अंदर रखी सभी मिट्टी की कटोरियां अब एक चमकदार टेराकोटा लाल रंग में तब्दील हो चुकी थीं। वे इतनी चिकनी और ठोस लग रही थीं जैसे किसी ने उन पर पॉलिश की हो। फ्लिंट की सांसें अटक गईं। उसने कांपते हाथों से कटोरी उठाई। उसकी खुरदरी उंगलियां उस चिकनी सतह पर फिसलने लगीं। वो इंसान जिसने पत्थर घिसने में अपनी जिंदगी लगा दी, मिट्टी के इस जादू को देखकर सुध बुध खो बैठा। वो खुशी से लड़खड़ाता हुआ गुफा की तरफ भागा। कुछ ही पलों बाद वो उस कटोरी में नाले का पानी भरकर वापस आया। देखो, वो अपनी भाषा में चिल्लाया, ये पानी रोक सकता है। पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई। का ने एक एक करके बर्तन बाहर निकाले। 4 खाना पकाने के बड़े बर्तन और 4 छोटे पानी के घड़े बिल्कुल सही सलामत निकले थे। उनमें कोई दरार नहीं थी।
8 में से सिर्फ 2 चम्मच सही निकले, बाकी अत्यधिक गर्मी से पिघलकर आपस में चिपक गए थे। 20 कटोरियों में से 12 पूरी तरह से इस्तेमाल के लायक थीं। फैंग और ऑक्स, जो कबीले के सबसे मजबूत योद्धा थे, एक एक बड़ा घड़ा उठाकर नाले की तरफ दौड़े और देखते ही देखते पानी भरकर ले आए। एल्डर हॉर्न, जो हमेशा शांत रहता था, आज अपनी भावनाएं नहीं छिपा पा रहा था। उसने काह की तरफ इशारा किया और अपनी आदिम भाषा में पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन काह का दिमाग अभी भी ट्रेड पर अटका था। क्या हम इन्हें नमक के लिए बदल सकते हैं? उसने एल्डर हॉर्न से पूछा। एल्डर हॉर्न ने उसे ऐसी नजर से देखा जैसे वो कोई नासमझ बच्चा हो। उसने उन टेराकोटा बर्तनों की तरफ इशारा किया और कबीले के लोगों की तरफ देखकर कुछ समझाया। जब काह को एल्डर हॉर्न की बात समझ आई तो वो सन्न रह गया। इस आदिम दुनिया में जहां पानी स्टोर करना सबसे बड़ी चुनौती थी, एक अकेला मिट्टी का बर्तन किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। एल्डर हॉर्न ने बताया कि एक पानी का घड़ा एक बड़े लड़के या 2 लड़कियों के बराबर की कीमत रखता है। कुछ कबीले तो सिर्फ एक पत्थर का बर्तन पाने के लिए अपने लोगों का सौदा कर लेते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि ज्यादा लोग सिर्फ ज्यादा खाना खाते हैं। लेकिन काह का नजरिया अलग था। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा काम करने वाले हाथ, ज्यादा शिकार और कबीले की लड़ने की ताकत में इजाफा। उसे अपनी सल्तनत खड़ी करने के लिए नए खून की जरूरत थी। बिना वक्त गंवाए काह ने एक व्यापार मिशन की घोषणा कर दी। एल्डर हॉर्न और 7 शिकारी आज ही पश्चिम दिशा में मौजूद कबीले के पास जाएंगे, काह ने आदेश दिया। साथ में एक पानी का घड़ा, एक खाना पकाने का बर्तन और 3 कटोरियां ले जाओ। उसने विनिमय की दर तय कर दी। एक पानी का घड़ा 2 बड़ी औरतों के लिए, खाना पकाने का बर्तन 2 बड़े लड़कों के लिए और 3 कटोरियां पहाड़ी नमक के क्रिस्टल के लिए। अगर नमक ना मिले तो कटोरियों के बदले लड़कियां लानी थीं। हॉर्न और उसका समूह पश्चिम की ओर निकल पड़ा। एक पहाड़ और एक गहरी घाटी पार करने के बाद वे उस कबीले तक पहुंचे। ये रिवर स्टोन ट्राइब था, जो लगभग 80 से 90 लोगों का कबीला था। उनका सरदार बोल्ट कैप बाहर आया। हॉर्न ने बिना किसी औपचारिकता के अपने बैकपैक से एक टेराकोटा कटोरी निकाली। बोल्ट कैप की आंखें फटी रह गईं। इतनी हल्की, इतनी चिकनी कटोरी उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। उसने तुरंत अपने आदमियों को सफेद क्रिस्टल यानी साधारण नमक का एक छोटा थैला लाने को कहा, लेकिन हॉर्न ने सिर हिला दिया। हमें और चाहिए, और हमें 2 औरतें भी चाहिए। उसने ऑक्स को पानी का बड़ा घड़ा निकालने का इशारा किया। ऑक्स उस विशालकाय हल्के घड़े को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा कि 2 औरतों के बदले ऐसा बर्तन मिलना घाटे का सौदा नहीं है। सर्दियां आ रही थीं, कम लोगों का मतलब था कम खाना खर्च होना। वो खुशी खुशी मान गया। जल्द ही 2 बेहद कमजोर, कुपोषित औरतें लाई गईं। वे बहनें थीं। बड़ी बहन की गोद में एक 4 साल का नंगा बच्चा था। बच्चा बिल्कुल बेसुध था, उसकी आंखें बंद थीं। वो गंभीर रूप से बीमार लग रहा था। इन 2 को ले जाओ, बोल्ट कैप ने कहा। वो बीमार बच्चा मैं तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूं। वो हाथ हिलाकर उन्हें जल्दी ले जाने का इशारा कर रहा था, मानो कोई कचरा निकाल रहा हो। हॉर्न ने औरतों को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने स्टोन को खाना पकाने का बर्तन निकालने को कहा। अगर तुम्हें ये चाहिए तो लड़कों का सौदा करो। बोल्ट कैप को वो बर्तन पसंद तो बहुत आया, लेकिन वो और लोग नहीं देना चाहता था। उसने मना कर दिया। हॉर्न को काह की सुबह की हिदायत याद थी, अगर वो ना माने तो उन्हें इसकी अहमियत दिखाओ। हॉर्न ने वहीं पास में एक छोटी आग जलाई। उसने उस नए मिट्टी के बर्तन में पानी, कुछ जंगली कंद और अपने साथ लाया थोड़ा सा गोश्त डालकर उबलने रख दिया। थोड़ी ही देर में उबलते हुए गोश्त के स्वादिष्ट सूप की गंध पूरे रिवर स्टोन कबीले में फैल गई। लोगों के मुंह में पानी आ गया। गोश्त को बिना जलाए इतने नरम रूप में पकाया जा सकता है, ये उनके लिए एक नया अनुभव था। हॉर्न ने सूप से भरी एक कटोरी बोल्ट कैप की तरफ बढ़ाई। बोल्ट कैप ने हिचकिचाते हुए एक घूंट लिया। अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गर्म रसीला सूप जिसके ऊपर गोश्त की तेल की परत तैर रही थी। जैसे ही वो सूप उसके गले से नीचे उतरा, उसके पूरे शरीर में एक अकल्पनीय ऊर्जा दौड़ गई। इसे ले लो, बोल्ट कैप चिल्लाया। बदला करो, लड़कों को ले जाओ। उसने अपने आदमियों को नमक का एक बहुत बड़ा थैला लाने को कहा, जिसने ऑक्स का पूरा बैकपैक भर दिया। इसके अलावा हॉल ने उस बर्तन के बदले और भी कुछ कमजोर लोगों का सौदा तय कर लिया। जो 7 लोग सुबह निकले थे, वे शाम को लौटते समय 16 लोगों का समूह बन चुके थे। जब हॉर्न का समूह वापस अपनी गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो नए लाए गए लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा के बाहर एक अविश्वसनीय नजारा था। फ्लिंट के बनाए दर्जनों नए बर्तन, घड़े और कटोरियां एक तरफ सजे हुए थे और दूसरी तरफ रस्सियों पर सैकड़ों बड़ी मछलियां सूखने के लिए लटकी हुई थीं। कबीले की औरतें खुशी से मुस्कुरा रही थीं।
नए आए लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस एक बर्तन के लिए उनके कबीले ने उनका सौदा कर दिया था, यहां ऐसे ढेरों बर्तन मिट्टी में पड़े थे और खाने का इतना बड़ा भंडार। ये जगह उनके लिए किसी स्वर्ग जैसी थी। हॉर्न सभी नए लोगों को का के सामने ले गया। 8 कंकाल जैसी कमजोर औरतें और लड़के और वो एक बीमार बच्चा। का ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये सब हड्डियों और खाल का ढांचा भर थे, दूसरे दर्जे का सामान। लेकिन का को परवाह नहीं थी। उसके पास इन सर्दियों के लिए पर्याप्त मांस था। कुछ ही महीनों में ये सब तगड़े हो जाएंगे। का की नजर उस औरत पर पड़ी जो बच्चे को सीने से चिपकाए खड़ी थी। बच्चे का चेहरा लाल भभू का हो रहा था। का तुरंत आगे बढ़ा। उसने बच्चे के माथे को छुआ। वो किसी भट्ठी की तरह तप रहा था। इन्हें अंदर लाओ। का ने औरत को खींचते हुए गुफा के अंदर आग के पास बैठाया। उसने तुरंत एक हिरन की खाल उन दोनों पर डाल दी। का दिमाग बेचैनी से दौड़ने लगा। यहां कोई आधुनिक दवा नहीं है, कोई पैरासिटामॉल नहीं है। मैं इसका बुखार कैसे कम करूं? तभी उसे याद आया, स्क्रैपिंग थेरेपी, गुआशा, पारंपरिक चीनी चिकित्सा का वो तरीका जो शरीर की गर्मी और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। उसने आग पर मछली के सूप का एक बर्तन चढ़ा दिया। फिर वो बाहर गया और मरे हुए टेरर बीक की विशालकाय चोंच का एक नुकीला और चिकना टुकड़ा तोड़ लाया। जब का उस नुकीली हड्डी के साथ वापस लौटा तो औरत डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि ये नया सरदार उसके बीमार बच्चे को मार डालना चाहता है, क्योंकि बीमार लोग कबीले पर बोझ माने जाते थे। का ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे बच्चा दो, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। मैं इसे बचा लूंगा। औरत तो भाषा नहीं समझी, लेकिन का की आंखों में मौजूद दृढ़ता ने उसे भरोसा दिलाया। कांपते हाथों से उसने अपने बच्चे को का की गोद में दे दिया। का ने बच्चे को पेट के बल लिटाया। उसने उस हड्डी के चिकने टुकड़े से बच्चे की पीठ और गर्दन पर एक खास दबाव के साथ खुरचना शुरू किया। लाल लाल धारियां उभरने लगीं। दर्द से बच्चा हल्का सा कसमसाया और उसके मुंह से कुछ धीमी आवाजें निकलीं। थोड़ी ही देर में बच्चे की पीठ लाल निशानों से भर गई। का ने उसे वापस मां की गोद में दे दिया। फिर उसने एक लकड़ी के चम्मच से मछली का गर्म सूप बच्चे के होठों से लगाया। भूख से तड़प रहे उस बच्चे ने नींद में ही होठों को चाटा और सूप निगल लिया। का ने एक सुखद चैन की गहरी सांस ली। अगर ये खा सकता है तो इसके बचने की उम्मीद है। अगर थेरेपी से पसीना आ गया तो बुखार टूट जाएगा। औरत अब शांत हो चुकी थी। उसके पेट से भी कुरकुराने की आवाज आ रही थी। का ने मछली के एक बड़े टुकड़े के साथ सूप का भरा हुआ कटोरा उसे थमा दिया। उस औरत ने कटोरे को ऐसे देखा जैसे कोई जादू हो और उसे भूखे भेड़िए की तरह निकल गई। का ने बच्चे को वापस लिया, उसे खाल में कसकर लपेटा और आग के पास रख दिया। लेकिन का दिमाग अभी भी शांत नहीं था। एक मामूली बुखार यहां मृत्यु की सजा था। खाने का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन सर्दियों के लिए कपड़ों का क्या? सिर्फ मछलियों और छोटे पक्षियों से इतनी खालें नहीं मिलेंगी। मुझे बड़े जानवरों का शिकार करना होगा। लेकिन कबीले के पास मौजूद टूटी फूटी हड्डियां और लकड़ी के डंडे बड़े शिकार के लिए नाकाफी थे। का ने फैसला किया कि वो खुद अगली शिकार पार्टी का नेतृत्व करेगा और ऐसे जाल बनाएगा जो विशाल जानवरों को गिरा सके। खाना खाने के कुछ घंटे बाद छोटा लड़का पसीने में तरबतर होकर जाग गया। उसका बुखार टूट गया था। का ने राहत की सांस ली। उसने बच्चे के उलझे हुए बालों को अपनी तरह ही ऊपर की ओर एक छोटी पट्टी से बांध दिया। आज से तुम्हारा नाम स्प्राउट है, का ने कहा। औरत की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। सरदार ने न सिर्फ उसके बच्चे को बचाया था, बल्कि उसे अपना हेयर स्टाइल देखकर कबीले के एक सम्मानित सदस्य के रूप में स्वीकार भी कर लिया था। रात गहरी हो रही थी। का आग के पास बैठा अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा था। उसने एक सीधी मजबूत लकड़ी चुनी। टेरर बीक की एक धारदार हड्डी को डंडे के एक सिरे पर कसकर बांध दिया। ये उसका नया घातक भाला था। चोंच के बाकी टुकड़ों को घिसकर उसने एक तेज चाकू बना लिया था। अभी शुरुआत थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने जंगल को छुआ, कबीला जाग उठा था। का ने कमान संभाली। फ्लिंट मिट्टी के बर्तन बनाता रहेगा ताकि सर्दियों से पहले सबके पास अपना बर्तन हो। औरतों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक टीम फल और कंदे इकट्ठा करेगी, दूसरी मछलियां पकड़ेगी। आज मैं खुद शिकार पर जाऊंगा, का ने घोषणा की। शिकारी दल के 7 आदमी, का के 2 पुराने वफादार लड़के और कल व्यापार में आए 2 नए लड़के भी दल में शामिल हो गए। 11 लोगों की ये टोली घने जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर घुसते ही टोली फैल गई। बाकी शिकारी अपने अपने शिकार की तलाश में लग गए, लेकिन का अपने 4 छोटे अनुयायियों के साथ अलग चला गया। लड़कों की पीठ पर खाली बैकपैक और हाथों में घास की रस्सियों के मोटे बंडल थे। इस हिस्से में पेड़ 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे थे। उनके तने इतने चौड़े थे कि का उन्हें अपने आदिम हथियारों से काट नहीं सकता था। जमीन पर सड़े हुए पत्तों की एक मोटी परत बिछी थी। दूर दूर तक बड़े पक्षी जमीन पर कीड़े ढूंढ रहे थे, लेकिन का ने किसी पर हमला नहीं किया। वो सिर्फ देख रहा था। एक एलीट सैनिक और शिकारी के तौर पर वो जानता था कि पहले अपने इलाके को समझना सबसे जरूरी है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी पर कुछ गहरे निशान थे। का तुरंत घुटनों के बल बैठ गया।
जंगली सुअर। निशानों को देखकर लग रहा था कि एक पूरा झुंड है, लेकिन जैसे ही कान ने उन निशानों की गहराई को बारीकी से नापा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। खुरों के निशान इतनी गहरे और चौड़े थे कि जानवर का वजन कम से कम 1000 पाउंड यानी करीब 450 किलो से ज्यादा होना चाहिए था। ये कोई आम सुअर नहीं है। का सावधानी से हवा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ा। झाड़ियों के पीछे छिपते हुए वो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उसने नीचे घाटी में झांका। नीचे एक चमकदार नाला बह रहा था। नाले के किनारे ऊंचे सरकंडे उभे हुए थे और वहां का की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक दर्जन से ज्यादा थंडरबोर पानी पी रहे थे। ये एक पूरा परिवार था। झुंड का मुख्य नर किसी छोटे हाथी जितना बड़ा था। उसके मुंह से निकले हुए 2 विशालकाय दांत किसी घातक तलवार की तरह चमक रहे थे। उसका वजन शायद 1500 पाउंड से भी ज्यादा था। उसके पीछे 3 बड़ी मादाएं थीं और आसपास दर्जन भर बच्चे घूम रहे थे, जो आकार में आज के युग के किसी बड़े घरेलू सुअर जितने थे। इन दैत्यों से आमने सामने लड़ना मौत को दावत देना था। काके भाले इनकी मोटी थाल को खरोच भी नहीं सकते थे। मुझे जाल बिछाने होंगे, भारी जाल। का ने अपना शरीर बिल्कुल जमीन से सटा लिया। वो बिना एक भी पत्ता खड़काए खामोशी से पीछे खिसका और जंगल के गहरे साए में वापस लौट गया। एक नई खतरनाक योजना उसके दिमाग में आकार ले रही थी। का के पीछे खड़े चारों लड़के खौफ से कांप रहे थे। उनकी नजरें उस दिशा में टिकी थीं जहां से विशालकाय थंडरबोर की गंध और उनके खुरों की भारी आहट आ रही थी। इन लड़कों ने अपनी पूरी जिंदगी में टर्की या ग्राउंड हॉग से बड़ा शिकार नहीं देखा था। आज 1500 पाउंड के दानवों का झुंड उनके सामने था। का ने उनकी कांपती टांगों और पीली पड़ती आंखों को देखा। ये भाग जाएंगे, उसने मन ही मन सोचा। इन पर भरोसा करना बेवकूफी होगी। तुम लोग वहीं पेड़ों पर चढ़ जाओ और तब तक नीचे मत आना जब तक मैं न कहूं। का ने फुसफुसाते हुए सख्त आदेश दिया। लड़के बिना एक पल गंवाए बंदरों की तरह नजदीकी पेड़ों पर चढ़ गए। अब का अकेला था। उसने अपनी पीठ पर बंधे बैकपैक से लंबी मजबूत घास की रस्सियां निकाली। उसका आधुनिक सैन्य दिमाग इस आदिम जंगल में खौफनाक जाल बुनने लगा। जहां सुअरों के खुरों के सबसे ताजा और गहरे निशान थे, वहां का ने फिगर 6 स्नेयर जाल बिछाने शुरू किए। उसने रस्सियों के एक सिरे से फंदे बनाए और दूसरे सिरे को पास के विशाल पेड़ों के मजबूत तनों से कसकर बांध दिया। ये कोई साधारण फंदा नहीं था। जैसे ही कोई जानवर इसमें अपना खुर डालता, रस्सी खुद ब खुद कस जाती। जानवर जितना तड़पता, फंदा उतनी ही बेरहमी से मांस और हड्डी को जकड़ लेता। जाल बिछाने के बाद का चुपचाप नाले के दूसरे किनारे की ओर मुड़ गया। उसने अपने नंगे शरीर पर गीली मिट्टी और राख मल ली ताकि उसकी इंसानी गंध छिप जाए। उसने दोनों हाथों में सूखी टहनियों के 2 बड़े गुच्छे उठाए। वो झुंड के ठीक पीछे पहुंचा और फिर एक जंगली जानवर की तरह झाड़ियों के पीछे से अचानक बाहर उछला। का ने अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से एक भयानक चीख निकाली और दोनों हाथों की टहनियों को आपस में जोर जोर से पीटने लगा। थंडरबोर के झुंड ने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई जीव नहीं देखा था जो मिट्टी से सना हो और इतनी डरावनी आवाजें निकाल रहा हो। मुख्य नर, जो किसी छोटे हाथी जैसा था, एक पल के लिए चौंका और फिर खतरे को भांपते हुए अपने झुंड के साथ जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। का ठीक उनके पीछे दौड़ रहा था। वो उन्हें उसी रास्ते पर धकेल रहा था जहां उसने मौत बिछाई थी। जल्द ही जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्दनाक खौफनाक चीख गूंज उठी। पेड़ों के तने चरमरा गए। का दौड़कर जाल वाले इलाके में पहुंचा। नजारा भयानक था। मुख्य नरसुअर और एक विशाल मादा जाल में फंस चुके थे। नरसुअर का अगला खुर रस्सी में इतनी बुरी तरह फंसा था कि पेड़ की छाल उखड़ रही थी। मादा सुअर जमीन पर गिरकर पागलों की तरह तड़प रही थी। घास की रस्सी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। का ने नरसुअर की खूंखार आंखों को देखकर अंदाजा लगाया। वो दानव रस्सी को चबाने और तोड़ने की कोशिश कर रहा था। का ने अपनी नुकीली हड्डी की बर्छी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा। वो दबे पांव नरसुअर के करीब गया। जानवर ने उसे देखकर गुस्से से अपना विशाल मुंह खोला और गुर्राया। यही वो मौका था जिसका का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए बर्छी को सीधे सुअर के खुले मुंह में घुसा दिया। तेज खुरदरी हड्डी का सिरा सुअर के तालू को चीरता हुआ उसकी गर्दन के पीछे से आर पार निकल गया। का ने तुरंत बर्छी को छोड़ दिया और पीछे हट गया। सुअर के गले से एक फव्वारे की तरह गाढ़ा गर्म खून उछला और जमीन की गीली मिट्टी को लाल कर दिया। 1500 पाउंड का वो दानव एक आखिरी भयानक तड़प के साथ जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पलों तक उसका शरीर ऐंठता रहा और फिर सब शांत हो गया। का ने चैन की गहरी सांस ली। उसकी पसलियां धौकनी की तरह चल रही थीं, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। पेड़ों पर चढ़े हुए 5 लड़के अब नीचे उतर आए थे, लेकिन वो इस मांस के पहाड़ को हिला भी नहीं सकते थे। कबीले तक इस विशाल शिकार को ले जाना नामुमकिन सा लग रहा था।
तभी का की नजर पास ही भसी उस मादा सुअर पर पड़ी जो अब हार मानकर जमीन पर हाँफ रही थी। का की आंखों में एक रणनीतिक चमक आ गई। ये मेरा ट्रैक्टर बनेगी। उसने तुरंत घास की कुछ और रस्सियां निकाली। पहले उसने बहुत सावधानी से मादा सुअर के मुंह को कसकर बांध दिया ताकि वो किसी को काट न सके। फिर उसने रस्सियों से उसके दोनों अगले पैरों पर लगाम जैसी संरचना बनाई। अंत में उसने एक भारी मोटी रस्सी ली और मरे हुए नर सुअर को उस जिंदा मादा सुअर की पीठ और छाती से कसकर बांध दिया। यह आदिम जुगाड़ अद्भुत था। का ने मादा सुअर की नाक को पकड़कर उसे सही दिशा दिखाई। का के दोनों वफादार अनुयायी स्किप और बाकी लड़के मादा सुअर के पैरों के दोनों तरफ चलते हुए उसे काबू कर रहे थे। रीड और ब्रुक नाम के नए लड़के सुरक्षा के लिए पीछे डंडे लेकर चल रहे थे। मादा सुअर डर और मजबूरी में अपने मरे हुए साथी का वजन घसीटते हुए गुफा की दिशा में चलने लगी। घने जंगल को पार करते हुए शाम ढलने लगी थी। जब वो कबीले की गुफा के करीब पहुंचे तो बाहर झाड़ियां साफ कर रहे एक नौजवान ने उन्हें सबसे पहले देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आवाज सुनकर पूरा कबीला बाहर आ गया। नजारा अविश्वसनीय था। उनका नया सरदार एक जिंदा दानव को हाँक कर ला रहा था जिस पर एक मरा हुआ मांस का पहाड़ लदा हुआ था। कबीले का कोई भी सदस्य डर के मारे करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फ्लिंट, का ने अपनी रौंपदार आवाज में कहा, पानी का सबसे बड़ा घड़ा और नमक लेकर आओ, जल्दी। फ्लिंट अपना लंगड़ाता पैर घसीटते हुए दौड़ा और एक बड़ा टेराकोटा घड़ा ले आया। का ने अपने हाथों से जमीन में गहरा गड्ढा खोदा और उस घड़े को ऐसे सेट किया कि घड़े का मुंह जमीन से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर रहे। फिर उसने आदमियों को आदेश दिया कि वो मरे हुए सुअर को घड़े के ठीक ऊपर लटका कर पकड़े। का ने अपनी टेरर बीक की हड्डी वाली छुरी निकाली और सुअर की गर्दन की मुख्य नस को बेरहमी से काट दिया। खून एक तेज धार के रूप में सीधा घड़े के अंदर गिरने लगा। बिना एक भी बूंद बर्बाद किए का ने पूरा घड़ा खून से भर लिया। तुरंत बाद उसने उसमें नमक मिला हुआ पानी डाला और एक डंडी से तेजी से घुमाने लगा। कुछ ही देर में वो गाढ़ा खून ब्लड पुडिंग में जमने लगा, प्रोटीन का एक बेहतरीन और स्वादिष्ट स्रोत। इसकी खाल उतारो, का ने औरतों को आदेश दिया। इसे नुकसान मत पहुंचाना, ये हमारे जूते बनेंगे। खाल उतरते ही एक और खजाना सामने आया। मांस और खाल के बीच 4 उंगल मोटी सफेद चर्बी की परत थी। इस चर्बी को अलग करो। का दिमाग हर चीज का उपयोग खोज रहा था। मैं इसे आग पर पिघला कर रख लूंगा। सुअर की चर्बी सिर्फ खाना पकाने की ही नहीं बल्कि सर्दियों में शरीर को ठंड से बचाने के लिए मलने के भी काम आ सकती थी। सुअर का हर हिस्सा काम का था। सिर्फ उसके फेफड़ों को मछली पकड़ने के चारे के रूप में अलग रखा गया। बड़ी मोटी हड्डियों को का ने खुद अपने पास रख लिया ताकि उनसे और बेहतर हथियार बनाए जा सकें। पूरी दोपहर और आधी शाम इस 2000 पाउंड के शिकार को काटने और ठिकाने लगाने में बीत गई। ये हाड़तोड़ मेहनत थी, लेकिन जब का ने मुड़कर देखा तो उसकी थकान मिट गई। फ्लिंट के बनाए धुएं वाले रैक हर आकार के गोश्त के टुकड़ों से भर गए थे। एक बड़े घड़े में पकी हुई ब्लड पुडिंग रखी थी और 3 अन्य घड़े शुद्ध सफेद चर्बी से लबालब थे। कबीले के बच्चे आग के पास बैठकर सुअर की चर्बी से बने कुरकुरे क्रैकलिंग्स मजे से चबा रहे थे। छोटा स्प्राउट भी अपनी मां की गोद में बैठकर इस आदिम दावत का आनंद ले रहा था। शाम को जब फ्लिंट ने भट्टी से नए मिट्टी के बर्तन निकाले तब काम करने वाली बाकी टीमें भी वापस लौटने लगीं। मछली पकड़ने वाली टीम ने सैकड़ों मछलियां पकड़ी थीं। शिकार करने वाली टीम के पास 3 बड़े तीतर, 2 मोटे सांप, चिड़ियों के कई दर्जन अंडे, ग्राउंड स्क्विरल्स और फलों से भरी टोकरियां थीं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी जमा करने वाली टीम ने दी। एक नौजवान औरत दौड़ती हुई का के पास आई। उसके हाथ में एक अजीब सी मोटी पेड़ की जड़ थी। जब हम इसे काटते हैं तो अंदर से मीठा निकलता है, औरत ने टूटी फूटी भाषा में समझाते हुए जड़ को बीच से तोड़ा। उसने जड़ के अंदर देखा। छाल के नीचे एक प्राकृतिक एम्बर रंग का चिपचिपा पदार्थ था। उसने इसे चखा। यह शुद्ध मिठास थी, शुगर बीट या मेपल की जड़ का कोई आदिम रूप। का की आंखें चमक उठीं। अगर हम इसे ज्यादा मात्रा में जमा करें तो हम इसे उबाल कर सफेद चीनी बना सकते हैं। उसने नौजवान औरत की पीठ थपथपाई। कबीले के लोगों ने तालियां बजाईं। मिठास इस खुरदुरी दुनिया में एक दुर्लभ विलासिता थी। पूरा कबीला आग के चारों ओर बैठकर खुशी से इस विशाल दावत का मजा ले रहा था। लेकिन तभी का की नजर एल्डर हॉर्न पर पड़ी। हॉर्न का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसके हाथ में लाल कांटों वाली एक मोटी बेल थी। वो उस नौजवान औरत जिसने मीठी जड़ खोजी थी उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसे बेरहमी से पीटने के लिए बेल उठा ली। का की पिछली जिंदगी की यादों से उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये कांटेदार बेल कबीले में सजा देने का प्रतीक था, जिसका इस्तेमाल सिर्फ बहुत बड़ी गलती करने पर होता था। रुक जाओ। का तुरंत अपनी जगह से उछला और हॉर्न का हाथ पकड़ लिया। तुम इसे क्यों सजा दे रहे हो? हॉर्न ने हांफते हुए उस मीठी जड़ की तरफ इशारा किया। ये जड़, ये शैतान के पेड़ डेविल्स ट्री का चारा है। जो भी इसे खाएगा वो उस पेड़ का शिकार बन जाएगा। यह श्राप है। का के आधुनिक दिमाग ने इस अंधविश्वास को तुरंत खारिज कर दिया।
लेकिन उसने हॉर्न की आंखों में सच्चा खौफ देखा। उसे लगा कि शायद पेड़ सचमुच कोई खतरा हो सकता है, शायद जड़ें जहरीली हों या उनमें कोई नशा हो। कोई भी इस जड़ को नहीं खाएगा, का ने तुरंत आदेश दिया। उसने हॉर्न का सम्मान भी रख लिया और संभावित जहर से भी कबीले को बचा लिया। उस रात का सो न सका। वो अलाव के पास बैठा रहा, कबीले के लोगों की सांसों और उनके शरीर के तापमान पर नजर रखता रहा, ये देखने के लिए कि कहीं किसी ने छुपकर वो जड़ तो नहीं खा ली और बीमार तो नहीं पड़ गया। खुशकिस्मती से पूरी रात शांति से गुजर गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही कबीला अपने काम पे लग गया। सब कुछ सामान्य था सिवाय एक बात की। स्प्राउट और उसकी मां को आज से मछली पकड़ने वाली टीम में शामिल कर लिया गया था। लेकिन का दिमाग अभी भी उस शैतान के पेड़ पर अटका हुआ था। उसने अपने 4 छोटे वफादार लड़कों को साथ लिया और गैदरिंग टीम के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गुफा के पीछे वाले पहाड़ की ढलानों पर का को एक और खजाना मिल गया। घनी झाड़ियों के बीच कुछ चमकीला लाल रंग छिपा था, मिर्चें। कबीले के लोग इन्हें कभी नहीं खाते थे क्योंकि उनके लिए इसका तेज तीखा स्वाद जहर के समान था। लेकिन का जानता था कि ये मांस के स्वाद को बदल देने वाला जादू था। तो उसने तुरंत अपने 4 लड़कों को सिर्फ मिर्चें पोड़ने के काम पर लगा दिया। वो खुद गैदरिंग टीम के साथ आगे बढ़ा। एक छोटी पहाड़ी पार करने के बाद घाटी का नजारा उनके सामने था। घाटी की जमीन हरे रंग की काई और अनगिनत जानवरों की सूखी सफेद हड्डियों से आटी पड़ी थी। ये किसी विशाल आदिम कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। और उस कब्रिस्तान के ठीक बीच में खड़ा था वो शैतान का पेड़। वो पेड़ लगभग 7 मीटर ऊंचा था। उसकी अजीबोगरीब मोटी जड़ें जमीन के ऊपर लगभग 500 मीटर के दायरे में सांप की तरह फैली हुई थीं। जितना पेड़ के तने के करीब जाते, जड़ों का जाल उतना ही घना और मीठा होता जाता। का रणनीतिक दिमाग तुरंत समझ गया, ये पेड़ जानवरों को मीठी जड़ों का लालच देकर अपने तने के करीब बुलाता है। मुझे इसके पास जाना होगा, का ने बुदबुदाया। औरतें डर से पीछे हट गईं, लेकिन का अपनी हड्डी की बर्छी थामे जमीन को टटोलता हुआ धीरे धीरे पेड़ के तने की तरफ बढ़ने लगा। हड्डियों के बीच से गुजरते हुए हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वो पेड़ की मुख्य छतरी के ठीक नीचे पहुंचा, उसकी स्पेशल फोर्सेस की 6th सेंस ने खतरे का सायरन बजा दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी बर्छी पीछे खींची और एक ही झटके में उसी रास्ते पर पीछे की तरफ छलांग लगा दी। वुश वुश वुश, हवा को चीरने वाली एक भयानक आवाज गूंजी। उसी पल पेड़ की छतरी से 1 दर्जन से ज्यादा तेज नुकीले कांटे, हर एक लगभग 1 मीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर मोटा, सीधे जमीन में आके धंस गए। वो ठीक उसी जगह गिरे थे जहां 1 सेकंड पहले का खड़ा था। हर कांटे के ऊपरी सिरे पर एक कटोरी जितना बड़ा सफेद फूल लगा था, जो हवा में उन्हें एक सटीक प्रक्षेप्य बनाता था। ये कोई जादू नहीं था, ये प्रकृति का एक खौफनाक जाल था। औरतों की चीखें निकल गईं, लेकिन का के चेहरे पर खौफ की जगह एक खूंखार मुस्कान तैर गई। कुदरती तीर। उसे प्राचीन चीनी युद्ध नीति की वो कहानी याद आ गई जहां दुश्मन से तीर उधार लिए जाते थे, बोरोइंग एरोज विद स्ट्रॉ बोर्ड्स। उसने तुरंत अपनी बुनी हुई घास की टोकरी उतारी, उसे एक लंबी रस्सी से बांधा और पूरी ताकत से पेड़ की छतरी के नीचे फेंक दिया। बुश बुश बुश, पेड़ ने फिर से अपना हमला किया। दर्जनों कांटे जोर से आके टोकरी में धंस गए। कान ने रस्सी खींची, कांटों से भरी टोकरी वापस ली, कांटे निकाले और फिर से टोकरी फेंक दी। कुछ ही देर में उसने उन कुदरती तीरों के 2 बड़े गट्ठर जमा कर लिए। जड़े खाने लायक हैं, कान ने लौटते वक्त औरतों को समझाया, लेकिन उन्हें सिर्फ पेड़ के बाहरी घेरे से तोड़ना, कभी भी पेड़ की परछाई के नीचे नहीं जाना। वापसी के रास्ते में काने जंगल से लगभग 3 सेंटीमीटर मोटे और बिल्कुल सीधे खड़े 100 छोटे पौधे जमा किए। ये भाले बनाने के लिए सबसे बेहतरीन लकड़ी थी। उसने मिर्चें तोड़ रहे अपने 4 लड़कों को बुलाया और सब मिलकर ये खजाना गुफा तक ले आए। गुफा लौटने पर गर्भवती औरतें और कबीले के लोग इन चीजों को देखकर निराश हुए। लाल तीखी चीजें जो खाई नहीं जा सकती और पतली लकड़ियां जो किसी बड़े जानवर को नहीं मार सकती, उनके लिए ये सब कचरा था। लेकिन का जोश कम नहीं हुआ था। अगले कुछ दिन का ने खुद को हथियारों के निर्माण में झोंक दिया। उसने डेविल थॉर्न्स को बारीकी से परखा। वो बहुत सख्त थे और उनका व्यास 1 सिगरेट जितना था। इनका वजन ज्यादा था, जिससे इनकी दूरी कम हो जाती, लेकिन इनकी भेदन क्षमता किसी की कवच को फाड़ सकती थी। उन मोटे पौधों को उसने आग में हल्का जलाकर यानी कार्बनाइज करके उनकी नोक को पत्थर पर खिसकर तेज कर दिया। अब कबीले के हर आदमी के पास एक नया हल्का और घातक भाला था। लड़कों को भाले की नोक घिसने के काम पर लगा दिया गया। अब सिर्फ एक चीज की कमी थी, धनुष। का जानता था कि इस युग के औजारों से सिर्फ लॉन्ग बो ही बनाए जा सकते हैं, जिन्हें खींचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनकी मारक क्षमता भयानक होती है।
धनुष बनाने के लिए सही लकड़ी की तलाश में वो वापस उसी जंगल में गया जहां उसने सूअर का शिकार किया था। वहां उसे देवदार के 2 गिरे हुए पेड़ मिले जो हवा में पहले ही सूख चुके थे। ये धनुष के लिए उत्तम लकड़ी थी, लेकिन का की सबसे बड़ी खोज लकड़ी नहीं थी। वहां उसे एक खास तरह का एलोवेरा का पौधा मिला। इसके रेशे इतने मजबूत थे कि इनसे बेहतरीन रस्सी और धागे बुने जा सकते थे, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी था इसके पत्तों का रस। का मिलिट्री मेडिकल ज्ञान जाग उठा। ये रस सूजन कम करता है, जहर खींचता है और घावों को सड़ने से रोकता है। इस आदिम दुनिया में जहां एक छोटी सी खरोंच से इंसान मर जाता था, ये पौधा किसी संजीवनी से कम नहीं था। उसने फैसला किया कि वो अगले साल इसकी बड़े पैमाने पर खेती करवाएगा। पूरा एक दिन देवदार की लकड़ी को पत्थर की कुल्हाड़ी और छुरी से तराशने में लग गया। तब जाकर एक 5 फुट लंबा लचीला धनुष तैयार हुआ। धनुष की डोरी उसी एलो के रेशों से गूंथकर बनाई गई थी। का ने तीरों के लिए डेविल थॉर्न्स का इस्तेमाल किया और उनके पीछे संतुलन के लिए मारे गए टेरर बीक के नीले हरे पंख बांध दिए। 2 दिन की अथक मेहनत के बाद उसके पास 200 से ज्यादा अचूक तीर थे। तीसरे दिन का ने पूरे कबीले को गुफा के बाहर खुली जगह पर इकट्ठा किया। लगभग 30 मीटर की दूरी पर एक घास का पुतला खड़ा किया गया था, जिस पर आज पकड़े गए कुछ ग्राउंड स्क्विरल्स लटका दिए गए थे। पूरा कबीला खामोशी से देख रहा था। का आगे आया। उसने अपने हाथ में एक नया सफेद भाला पकड़ा। उसने अपने शरीर का वजन पीछे वाले पैर पर लिया और एक जोरदार झटके के साथ भाला हवा में फेंक दिया। जू! भाला हवा को चीरता हुआ 30 मीटर दूर उस घास के पुतले को आर पार छेद दिया। कबीले के लोगों की आंखें अचरज से फटी रह गईं। का ने फिर पास से लड़ने की तकनीक दिखाई, ये दिखाते हुए कि कैसे इस हल्के भाले से तेजी से वार किया जा सकता है। आज से हर शिकारी के पास 3 भाले होंगे, 2 फेंकने के लिए और 1 पास से लड़ने के लिए। बच्चों को अब सिर्फ घास साफ नहीं करनी, उन्हें हर दिन भाला फेंकने का अभ्यास करना होगा। कबीले के लोगों ने उन सफेद भालों को ऐसे छुआ जैसे वो कोई जादुई चीज हो। पत्थरों के अलावा ये उनके पास दूर से हमला करने वाला पहला हथियार था। लेकिन असली जादू अभी बाकी था। का ने अपनी पीठ से वो 5 फुट लंबा धनुष उतारा। उसने अपने तरकश से एक तीर निकाला, उसे डोरी पर रखा और एक गहरी सांस लेते हुए डोरी को अपने गाल तक खींच लिया। उसकी मांसपेशियों में तनाव साफ दिख रहा था। टारगेट अब लगभग 100 कदम दूर था। ट्वैंग! धनुष की डोरी की एक तेज आवाज हुई और तीर पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। अगले ही सेकंड 100 कदम दूर लटके एक स्क्विरल के शरीर में तीर धंसने की आवाज आई। बिना रुके का ने एक के बाद एक लगातार 5 तीर दागे। 5 तीर अचूक निशाने पर लगे। कबीले में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ये उनके लिए शिकार नहीं, ईश्वरीय शक्ति थी। कुछ लोग उत्सुकता से आगे बढ़े, उस जादुई लकड़ी को छूना चाहते थे, लेकिन का ने उन्हें रोक दिया। वो जानता था कि धनुष बनाना और उसे इस्तेमाल करना अभी इनके बस की बात नहीं थी। हथियारों के बाद का ने कबीले को ठंड से बचाने का काम शुरू किया। उसने मारे गए सुअरों की मोटी खाल को कई बार साफ करके घिसकर टैनिंग करके मुलायम कर लिया था। उसने पूरे कबीले के लिए जूते बनाने शुरू किए। सिर्फ का कि जूते पूरी तरह सुअर की खाल से बने थे। बाकी लोगों की जूतों के तलवे सुअर की खाल के थे, जबकि ऊपरी हिस्सा छोटे जानवरों की नरम खाल से सिला गया था। का ने खुद स्प्राउट के लिए अपने हाथों से जूते बनाए। ये जूते घुटनों तक ऊंचे थे और अंदर की तरफ नरम रोएदार बालों से भरे थे। स्प्राउट उन जूतों को पहनकर पूरे दिन कबीले में उछलता फिरता रहा और सबको अपने नए गर्म पैर दिखाता रहा। सर्दियां अब दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। गुफा के पास मौजूद जानवरों की खाल का पूरा भंडार अब जूतों और कपड़ों में तब्दील हो चुका था। हमारे पास बर्तन तो हो गए हैं। का ने फ्लिंट को एक नया काम सौंपा। अब तुम इसी मिट्टी से ईंटें बनाना शुरू करो। का की नजर भविष्य पर थी। ईंटों से एक विशाल भट्ठी, सुरक्षित दीवारें और शायद रहने के लिए घर बनाए जा सकते थे। गुफा के बाहर लड़कों ने दर्जनों एकड़ जमीन की घास साफ कर दी थी। जमीन एकदम नंगी हो चुकी थी, खेती और निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार। बस कमी थी तो बीजों की। अभी उनके पास सिर्फ मिर्च के बीज थे। का ने एलो यानी सिसल के पौधों को पहाड़ पर उगाने का फैसला किया। कबीले के अंदर का पूरा ढांचा अब एक मशीन की तरह सेट हो चुका था, लेकिन का जानता था कि ये काफी नहीं है। इतने बड़े कबीले को पूरी सर्दी खिलाने और पहनाने के लिए सिर्फ मछलियां और छोटे खरगोश काफी नहीं होंगे। उसे विशाल शाकाहारी जानवरों की तलाश करनी होगी जो इस घने जंगल में नहीं बल्कि दूर घास के मैदानों में मिलते थे। का ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी पीठ पर बुनी हुई टोकरी बांधी, अपने भाले, धनुष, चाकू, आग जलाने का सामान, नमक और सूखी मांस की पुडिंग साथ रख ली। जब वो जाने लगा तो एल्डरहॉर्न का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। उसने आज तक किसी को गुफा के सुरक्षित दायरे से बाहर रात बिताकर जिंदा लौटते नहीं देखा था। लेकिन का नहीं रुका। उसे इस अंतहीन जंगल से बाहर निकलना ही था। वो पूरी सुबह बिना रुके चलता रहा।
धीरे धीरे जंगल का दम घुटू माहौल बदलने लगा था। पेड़ों की ऊंचाई कम होने लगी थी और जमीन पर घास की मात्रा बढ़ने लगी थी। कां के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं जंगल के किनारे पर हूं। लगातार चलने से उसका गला सूखने लगा था। उसने सामने एक शांत चौड़ी नदी बहती देखी। कां ने अपनी पीठ से मिट्टी का एक छोटा कटोरा निकाला और पानी पीने के लिए नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। नदी की सतह शीशे की तरह शांत थी, लेकिन जैसे ही कां ने कटोरा पानी में डुबोया, शांत नदी अचानक उबल पड़ी। पानी को चीरता हुआ एक खौफनाक विशालकाय जीव बाहर निकला। उसका जबड़ा खुला हुआ था, जिसमें आरी जैसे त्रिकोणीय दांत चमक रहे थे। वो सीधे कां के सिर को चबाने के लिए लपका। कां की रिफ्लेक्स एक्शन ने उसकी जान बचा ली। वो बिजली की तेजी से पीछे की तरफ मुड़ा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। उस पानी के दानव ने कां की पीठ पर बंधी घास की टोकरी को अपने जबड़े में जकड़ लिया। दानव का मुंह टोकरी में बुरी तरह फंस गया। वो ना तो इसे निगल पा रहा था और ना ही उगल पा रहा था। गुस्से में पागल होकर उस जीव ने अपना सिर जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया। कां का शरीर एक तिनके की तरह हवा में उछलकर पानी में जा गिरा। वो जानवर टोकरी को पकड़े हुए कां को पानी के अंदर घसीटने लगा। नदी का ठंडा पानी कां के फेफड़ों में घुसने लगा। वो हवा में पागलों की तरह झूल रहा था। इस जीवन मरण के पल में कां ने अपने जूतों में छिपाया हुआ टेरर बीक की हड्डी वाला खंजर निकाल लिया। उसने अपनी टोकरी की एक पट्टी काट दी, जिससे उसे मुड़ने की थोड़ी जगह मिल गई। अपने एक हाथ से उसने टोकरी की बची हुई पट्टी को मौत की पकड़ से जकड़े रखा और दूसरे हाथ से उस खंजर को जानवर के सिर पर अंधाधुन घोंपना शुरू कर दिया। दानव दर्द से पागल हो उठा। वो कां को पानी से कई फुट ऊपर हवा में उछालता और फिर जोर से नीचे पानी में पटक देता। नदी का पानी मथने लगा था। कां ने खुद को जानवर के विशाल सिर के ऊपर खींच लिया। उसने अपना खंजर ऊपर उठाया और पूरी ताकत से जानवर की दोनों आंखों में एक के बाद एक बेरहमी से घुसा दिया। खंजर आंखों को चीरता हुआ सीधे जानवर के दिमाग में जा धंसा। सफेद दिमाग के चिथड़ों के साथ गाढ़ा लाल खून आंखों से फव्वारे की तरह बाहर उबल पड़ा। नदी का एक बड़ा हिस्सा खून से लाल हो गया। जानवर का शरीर एक आखिरी भयानक झटके के साथ ऐंठा। उसकी पकड़ ढीली पड़ी और वो पानी की सतह पर पेट के बल तैरने लगा। कां पूरी तरह थक चुका था। वो हांफता हुआ दूसरे किनारे तक तैरा और कीचड़ में गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें सामान्य हुई तो उसने नदी में तैरते उस दानव को गौर से देखा। ये कोई मगरमच्छ नहीं था, बल्कि लगभग 5 मीटर लंबी एक खौफनाक प्रागैतिहासिक मछली थी। उसकी बुनी हुई टोकरी अभी भी मछली के मौत की जकड़ वाले मुंह में फंसी हुई थी। कां ने एक मजबूत बेल खोजी, उसे उस विशाल मछली के खोखले आंखों के सुराख से पिरोया और पूरी ताकत लगाकर उस भारी शरीर को किनारे की मिट्टी पर घसीट लिया। कां ने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी निकाली और मछली के जबड़े से वो प्लेट जैसे त्रिकोणीय दांत निकालने शुरू कर दिए, जो हर एक दांत बच्चे की हथेली जितना बड़ा था। ऐसे 50 से ज्यादा दांत थे। ये भालों और कुल्हाड़ियों के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री थी। दांत निकालने के बाद कां ने अपनी टोकरी वापस ले ली। उसने राहत की सांस ली कि उसकी आग जलाने वाली सामग्री वाटरप्रूफ टोकरी की वजह से पानी से बच गई थी। जैसे ही उसने अपने गीले कपड़े सुखाने के लिए आग जलाने की तैयारी शुरू की, जंगल की तरफ से एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। कां तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपना हाथ अपने खंजर पर रखा और मुड़कर देखा। सामने झाड़ियों के बीच से एक सफेद चमड़ी वाली औरत और एक छोटी बच्ची बाहर निकली। उन दोनों की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थीं। वे कां को, एक खून से सने अजनबी को, जिसने अभी अभी एक दानव को मारा था, घूर रही थीं। कां को देखते ही वे दोनों दहशत में चीखी और जंगल की तरफ भाग गईं, लेकिन भागते हुए औरत के हाथ से कोई गोल सी चीज छिटक कर जमीन पर गिर गई थी। कां ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो सावधानी से उठा और उस गोल चीज की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। वो एक लकड़ी की बाल्टी थी। कां ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। ये कोई प्राकृतिक खोल नहीं था। एक ठोस पेड़ के तने को आग और पत्थरों की मदद से अंदर से खोखला करके इसे आकार दिया गया था। इसका मतलब है पास ही कोई ऐसा कबीला है जो लकड़ी के बर्तन बनाना जानता है, कां ने सोचा। ये औरतें शायद नदी से पानी भरने आई थीं और उसकी खून से सनी सूरत देखकर डरकर भाग गई। वे वापस आएंगी। कां ने बड़बड़ाते हुए बाल्टी को वहीं जमीन पर रख दिया और अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद जंगल की झाड़ियों में फिर से हलचल हुई। वही औरत इस बार अपने कबीले के कई लोगों के साथ वापस लौटी थी। उनके शरीर पर किसी जानवर की सफेद खुरदुरी खाल के चोगे थे, लेकिन जो बात कां को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी उनकी चमड़ी। उनका रंग इतना सफेद था जैसे किसी ने शरीर पर पाउडर मला हो। ऐसा सफेद रंग सिर्फ उन जीवों का होता है जो पीढ़ियों से सूरज की रोशनी से दूर किसी अंधेरी जगह पर रह रहे हों। वो समूह डरते हुए आगे बढ़ा
उनकी नजरें का पर नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे पड़ी उस 5 मीटर लंबी दानवाकार मछली की लाश पर टिकी थी। समूह के आगे एक आदमी चल रहा था जो देखने से उनका सरदार लग रहा था। उसने का से आंखें मिलाईं और फिर जमीन पर पड़ी उस लकड़ी की बाल्टी की तरफ इशारा किया। कहा तुरंत समझ गया। उसने अपनी बर्छी की नोक से बाल्टी के हैंडल को फंसाकर उठाया और धीरे से सरदार की तरफ बढ़ा दिया। सरदार ने हिचकिचाते हुए बाल्टी ले ली। उसने अपनी अजीब अस्पष्ट भाषा में कुछ कहा जो का को बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर उसने अपनी उंगली मरी हुई मछली की तरफ इशारा किया। यद्यपि भाषा एक दीवार थी लेकिन जंगल का नियम सीधा था। का मुस्कुराया और एक तरफ हट गया, मानो कह रहा हो पूरी मछली तुम्हारी है। सरदार का इशारा पाते ही पीछे खड़ा पूरा समूह पागलों की तरह उस मछली की लाश पर टूट पड़ा। उनके चेहरों पर खौफ और नफरत का ऐसा मंजर था जिसे देखकर का भी सन रह गया। वे अपनी लकड़ी और पत्थर की कुल्हाड़ियों से उस मरी हुई मछली को बेरहमी से पीटने लगे। कई औरतें जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी पुराने गहरे दर्द का बदला ले रहे हों। सरदार वापस मुड़ा। उसने अपनी छाती पर 2 बार जोर से मुक्का मारा और फिर अपनी मुट्ठी का की तरफ बढ़ा दी। एक पल के लिए का चौंक गया। इस दुनिया में छाती पीटना अक्सर जंग का ऐलान होता था, लेकिन सरदार के चेहरे पर एक कृतज्ञ दोस्ताना मुस्कान थी। का ने हिचकिचाते हुए अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और सरदार की मुट्ठी से टकरा दी। एक तरह का आदिम फिस्ट बम्प। सरदार जोर से हंसा और उसने आगे बढ़कर का को कसकर गले लगा लिया। शुरू हुई इशारों की बातचीत। सरदार ने मछली की तरफ इशारा किया, फिर अपने लोगों की तरफ और फिर रोने का नाटक किया। का को समझने में देर नहीं लगी। इस नदी की मछलियों ने इनके कबीले के कई लोगों को अपना निवाला बनाया है। का ने भी इशारों में समझाया कि वो दूर से आया है और सींग वाले जानवरों की तलाश में है। सरदार ने समझदारी से सिर हिलाया। उसने कहा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कबीले में मेहमान बनने का न्योता दिया। का ने आसमान की तरफ देखा। शाम घिर रही थी। उसे वैसे भी एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत थी और शायद वो इस कबीले के साथ कुछ उपयोगी व्यापार भी कर सके। उसने न्योता स्वीकार कर लिया। जाने से पहले का ने मछली की तरफ इशारा किया। हम इसे खा सकते हैं, उसने अपने मुंह की तरफ हाथ ले जाते हुए कहा। सरदार और उसके लोग हैरान रह गए। उनके अनुभव में मछलियां इंसानों को खाती थीं, इंसान मछलियों को नहीं। लेकिन मछली का आकार इतना विशाल था कि कोई भी भूखा कबीला इतने मांस को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। का ने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी निकाली। उस मछली की चमकदार सिल्वरी साली 4 मीटर लंबी और 3.5 मीटर चौड़ी थी। वो चिकनी, लचीली और पूरी तरह वाटरप्रूफ थी। का ने बड़ी सावधानी से उस पूरी खाल को उतार लिया। ये उसके कबीले के लिए बेहतरीन बरसाती कोट या तंबू बन सकता था। खाल उतारने के बाद ट्री हॉलो कबीले के लोगों ने मछली के मांस के बड़े बड़े टुकड़े काटे और उन्हें अपनी पीठ पर लाद लिया। जंगल में महज 10 मिनट पैदल चलने के बाद वे कबीले के ठिकाने पर पहुंच गए। का की आंखें विस्मय से फैल गईं। ये कोई गुफा नहीं थी, ये एक हजारों साल पुराने विशालकाय पेड़ का खोखला तना था। अंदर का पूरा इलाका लगभग 100 वर्ग मीटर का रहा होगा। जगह छोटी थी लेकिन इस कबीले के लिए पर्याप्त थी। पूरी आबादी मुश्किल से 32 लोगों की थी, जिनमें सिर्फ 14 वयस्क थे। का ने इस कबीले का नाम अपने दिमाग में ट्री हॉलो ट्राइब रख लिया। इनकी पीली सफेद चमड़ी का राज भी खुल गया था। वे पूरी जिंदगी इस घने अंधेरे शैडो फॉरेस्ट की छांव में बिताते थे, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थीं। रात के खाने पर अलाव के पास बैठकर कबीले के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति एल्डर बार्क ने का को एक दिलचस्प जानकारी दी। उसने पूरब दिशा की ओर इशारा करते हुए एक पहाड़ का जिक्र किया जो बादलों जैसा दिखता था। वहां बार्क ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को सींगों की तरह अपने सिर पर रखा और हवा में दौड़ने का नाटक किया। ऐसे जानवर रहते हैं जो हवा से बातें करते हैं, कोई उन्हें नहीं पकड़ सकता। का दिमाग तुरंत दौड़ने लगा। बड़े एंटीलोप या हिरण, उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं। का ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, मुझे बस सही जगह पर जाल बिछाना है। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन टिम्बर और एल्डर बार्क की आंखों में संदेह साफ झलक रहा था। बातचीत खत्म होने पर टिम्बर ने का को अपने कपड़े दिखाए। वे कपड़े आधे मीटर से ज्यादा लंबे मोटे बालों वाले जानवरों की खाल से बने थे। ये हेयर्स हैं, टिम्बर ने इशारों में समझाया। वे काई और कुकुरमुत्ते खाते हैं। इस जंगल में वे बहुत हैं। का की आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक उठीं। उसका आधुनिक ज्ञान उसे बता रहा था कि खरगोश प्रजनन की मशीनें होते हैं। एक बार में 5 या ज्यादा बच्चे देते हैं और 4 महीने में बच्चे खुद प्रजनन के लायक हो जाते हैं। हर 2 महीने में एक नया चक्र। अगर मैं 2 जोड़ी जिंदा हेयर्स अपने कबीले ले जाकर पाल सकूं तो 1 साल के अंदर हमारे पास सैकड़ों खरगोश होंगे। मांस और कपड़ों की कभी कमी नहीं होगी। टिम्बर ने का को रात के शिकार पर चलने का प्रस्ताव दिया।
खरगोश निशाचर थे, इसलिए शिकार रात में ही हो सकता था। का तुरंत राजी हो गया। शिकार की जगह पर पहुंचकर का ने हिस्सा नहीं लिया। वो सिर्फ एक पेड़ के तने से छिपकर देखना चाहता था कि ये लोग शिकार कैसे करते हैं। टिम्बर और उसके लोगों ने कुछ कुकुरमुत्ते इकट्ठे किए और उन्हें एक आयरन ओक पेड़ के नीचे रख दिया। फिर पूरा समूह घनी झाड़ियों के पीछे छिप गया। कुछ ही देर बाद एक मोटा विशाल खरगोश छलांगे मारता हुआ बाहर आया। उसने चारों तरफ सूंघा और कोई खतरा न पाकर कुकुरमुत्तों को खाने लगा। तभी टिम्बर और उसका समूह बाहर निकले। उनके हाथों में घनी पत्तियों वाली डालियां थीं। उन्होंने खरगोश को चारों तरफ से घेर लिया और उन डालियों को एक जाल की तरह उस पर फेंक दिया। खरगोश उलझ गया। एक आदमी ने लकड़ी के 2 मुंह वाले कांटे से उसे जमीन पर दबा दिया। ये जिंदा पकड़ने की एक बेहद कच्ची लेकिन प्रभावी टेक्निक थी। का ने सोचा, अगर ये लोग मेरी मदद करें तो मैं बहुत सारे जिंदा खरगोश ले जा सकता हूं। अगली जगह पर जब टिम्बर ने फिर से कुकुरमुत्ते रखे तो का ने उन्हें रोक दिया। उसने अपनी पीठ से अपना 5 फुट लंबा देवदार का धनुष उतारा और तरकश से एक डेविल थॉर्न का तीर निकाला। टिम्बर हैरानी से उस मुड़ी हुई लकड़ी और डोरी को देख रहा था। तभी 10 मीटर दूर एक और खरगोश नजर आया। टिम्बर ने का हाथ पकड़कर उसे अपनी टेक्निक से घिरने का इशारा किया, लेकिन का ने उसे नजरअंदाज किया। उसने धनुष उठाया, डोरी को अपने गाल का खींचा और बिना एक पल गवाए तीर छोड़ दिया। भूश! तीर हवा को चीरता हुआ गया और सीधा उस विशाल खरगोश की गर्दन के आर पार हो गया। खरगोश बिना आवाज किए वहीं ढेर हो गया। टिम्बर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटने को हो रही थीं। का मुस्कुराया। उसने अपना धनुष और एक तीर टिम्बर के हाथों में थमा दिया। वो टिम्बर के पीछे खड़ा हुआ, उसके हाथों को सही स्थिति में रखा और उसे डोरी खींचकर तीर छोड़ना सिखाया। टिम्बर ने कांपते हाथों से तीर छोड़ा। तीर जमीन पर पड़े उस मरे हुए खरगोश के ठीक बगल में जमीन में आधा धंस गया। ट्री हॉलो कबीले के लोग डर और विस्मय से हाँफने लगे। इस जादुई हथियार ने उन पर जादू सा कर दिया था। टिम्बर उस धनुष को ऐसे प्यार से सहला रहा था मानो वो कोई जीवित देवता हो। का ने अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में वो पंख वाला तीर टिम्बर को भेंट में दे दिया। उसके बाद का शिकार एक खौफनाक कला प्रदर्शन बन गया। उसने आधी रात में अकेले ही 1 दर्जन से ज्यादा हैर्स मार डाले। ट्री हॉलो कबीले के लिए एक दिन में 3-4 खरगोश मारना भी बड़ी बात थी। वे डर और खौफ से सोचने लगे कि जब ये अकेला अजनबी इतना खतरनाक है तो इसका पूरा कबीला कैसा होगा। शर्त के अनुसार का ने खरगोश की खालें रख लीं और सारा मांस ट्री हॉलो कबीले को दे दिया। का यहाँ का काम पूरा हो चुका था, लेकिन उसके मन में एल्डर बार्क द्वारा बताए गए उन हवा से बातें करने वाले जानवरों को देखने की बेचैनी थी। अगर मैं उन्हें जिंदा पकड़कर गाड़ियां खिंचवाने के लिए इस्तेमाल कर सकूं तो मेरे कबीले का विकास कई गुना तेज हो जाएगा। अगली सुबह का ने टिम्बर को अलविदा कहा। उसने टिम्बर से वादा किया कि वो उसके कबीले के लिए जिंदा खरगोश पकड़ेगा और उन्हें घास खिलाकर जिंदा रखेगा, जिसके बदले का लौटते वक्त उन्हें मांस देगा। टिम्बर उसे जाने नहीं देना चाहता था। का की मौजूदगी इस कबीले के लिए सर्दियों का सुरक्षा कवच थी, लेकिन वो जानता था कि इस ताकतवर अजनबी को रोका नहीं जा सकता। 2 दिन की लगातार यात्रा के बाद का आखिरकार उस घने अंधेरे शैडो फॉरेस्ट से बाहर आ गया। उसके सामने एक असीम विशाल घास का मैदान फैला हुआ था। हवा ताजी थी और जमीन पर सैकड़ों खुरों के ताजे निशान थे। का ने अपना धनुष तैयार रखा और सावधानी से आगे बढ़ा। कुछ ही दूर चलने पर उसे जो नज़ारा दिखा, उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। सामने नीले धिरनों का एक झुंड घास चर रहा था। उनका आकार आधुनिक दुनिया के घरेलू गधों जितना बड़ा था। उनकी खाल पर हल्का नीलापन था, लेकिन जो चीज सबसे खतरनाक थी वो थे उनके सिर पर उगे हुए लंबे तलवार जैसे नुकीले सींग। ये माल ढोने के लिए बिल्कुल सही हैं, का ने सोचा, लेकिन वो जानता था कि अगर इन सींग वाले दानवों ने मिलकर हमला कर दिया तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। उसने झुंड का बारीकी से निरीक्षण किया। ये मिलन का मौसम था। झुंड में सिर्फ एक विशाल नर था, 8 मादाएं थीं और 8 बच्चे। का के दिमाग में तुरंत एक योजना बन गई। टेरर बीक टेक्निक। अगर मैं इस मुख्य नर को काबू कर लूं तो बाकी का झुंड खुद ब खुद उसके पीछे आ जाएगा। वो खामोशी से पीछे हटा और कुछ मजबूत घास की रस्सियां लेकर एक बोला बनाया, वही हथियार जिससे उसने उस दानव पक्षी को गिराया था। एक झाड़ी के पीछे छिपकर वो सही मौके का इंतजार करने लगा। जल्द ही उसे मौका मिल गया। मुख्य नर हिरण उत्तेजित होकर एक मौदा के ऊपर चढ़ा। वो अपनी प्राकृतिक वृत्ति में इतना अंधा हो चुका था कि उसे खतरे का कोई आभास नहीं था। का अपनी जगह से बाहर निकला और उसने बोला को अपने सिर के ऊपर तेजी से घुमाया। वूश! बोला हवा में किसी प्रोपेलर की तरह उड़ा और सीधा उन दोनों हिरणों के पिछले पैरों से जा लिपटा।
दोनों जानवर एक भयानक चीख के साथ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। उनका संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। इससे पहले कि बाकी का झुंड कुछ समझ पाता, कां ने काउबॉय अंदाज में एक और फंदा हवा में घुमाया और उसे पास खड़ी 2 मादा हिरणों के पैरों में सटीक निशाने पर फेंक दिया। झुंड में हाहाकार मच गया। सब घबराहट में इधर उधर भागने लगे, लेकिन फंदे में फंसे हिरन जमीन पर तड़प रहे थे और उनकी रस्सियां आपस में उलझ रही थीं। बाकी बची हुई 6 मादाएं अपने 8 बच्चों के साथ खौफ में वहां से भाग खड़ी हुईं। कां उन्हें लाचारी से जाते हुए देख रहा था। अब जमीन पर 4 नीले हिरन तड़प रहे थे। कां जानता था कि जंगली जानवरों को पालतू बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब उनके पास खतरनाक हथियार हों। सबसे पहले इनका घमंड तोड़ना होगा। कां ने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी दया के तड़पते हुए नर हिरन के उन खूबसूरत नुकीले सींगों को जड़ से काट दिया। फिर उसने तुरंत एक आग जलाई, उसमें एक पत्थर गर्म किया और सींग कटने वाली जगह को उस धेकते हुए पत्थर से दाग दिया ताकि सींग दोबारा ना उग सकें। सींग कटते ही वो खूंखार नर हिरण एकदम शांत हो गया, मानो उसकी सारी शक्ति और गुरूर टूट गया हो। कां ने रस्सियों से एक लंबी जंजीर बनाई। उसने सींग कटे हुए नर हिरण को सबसे आगे रखा और बाकी मादाओं को उसके पीछे एक कतार में बांध दिया। जब तक ये काम खत्म हुआ, आसमान में अंधेरा छा गया था। वो उन हिरणों को हाँकते हुए पास की एक छोटी नदी के किनारे ले गया और वहीं रात बिताने का फैसला किया। नदी के उत्तर पूर्व में एक अजीब सा पहाड़ था। डूबते सूरज की रोशनी जब उस पहाड़ पर पड़ी तो वो इंद्रधनुष के 7 रंगों में चमकने लगा। कां का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। रंगों का मतलब है खनिजों का भंडार। वो अभी उठकर वहां जाना चाहता था, लेकिन रात के अंधेरे में अनजान जगह जाना बेवकूफ़ी थी। अगली सुबह एक अजीब सी आवाज से कां की नींद खुली। उसने आंखें मली और सामने देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कल जो मादा हिरन और बच्चे भाग गए थे वे वापस लौट आए थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, वे अपने साथ एक और विशाल नर हिरण को भी ले आए थे जो शायद दूसरे झुंड का लीडर था। कां बिना आवाज किए झाड़ियों के पीछे सरक गया। उसने अपना गोला तैयार किया। दिन चढ़ने तक कां ने अपनी चालाकी से उस पूरे झुंड को बंधक बना लिया था। अब उसके पास 7 नहीं, पूरे 18 नीले हिरणों का एक काफिला था। एक विजेता की तरह उस मुख्य नर हिरण की पीठ पर बैठकर कां ने उस रंगीन पहाड़ रेनबो रिज की तरफ कूच किया। पहाड़ के पास पहुंचकर कां की आंखें फटी रह गईं। ये सिर्फ खनिजों का भंडार नहीं था, ये एक बहुत बड़ी तांबे की खान थी। जो रंग बिरंगे पत्थर वो दूर से देख रहा था, वे तांबे के अयस्क में मिले अन्य खनिज थे। अब कान से युग दूर नहीं है। उसने खनिजों की पहचान शुरू की। नारंगी रंग का पत्थर रियलगर था, जो सांप के जहर और पेट के कीड़ों की अचूक दवा था। सफेद मिट्टी काओलिन थी, जो भट्ठी का तापमान सहने के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री थी। और लाल मिट्टी के बड़े ढेर दीमकों के घर थे, जिनकी मिट्टी से शानदार टेराकोटा बर्तन बन सकते थे। ये जगह कां की गुफा से सिर्फ 3 दिन की पैदल दूरी पर थी। अगर हिरणों की गाड़ी बन जाए तो सफर और भी छोटा हो सकता था। रेनबो रिज के पूर्वी हिस्से में एक विशाल दलदल और हाथी जैसी ऊंची घास के मैदान थे। ये जगह जानवरों का चारागाह थी। कां ने फैसला किया कि वो इस घास के बीज ले जाकर अपनी गुफा के बाहर बोएगा। दोपहर के समय कां घास के बीज इकट्ठा कर रहा था, तभी आसमान में एक परछाई गुजरी। एक थंडर गूस, जिसके पंखों का फैलाव 5 मीटर था, उड़ रहा था। कां ने तुरंत अपना धनुष उठाया और लगातार 2 तीर दागे। विशाल पक्षी एक भारी आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। कां ने उसके पंख निकाले और मांस को भूनने के लिए नदी के किनारे बैठ गया। उसने पक्षी का पेट चीरा। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके दिल की धड़कन रोक दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पक्षी के पेट में कुछ दाने बिना पचे हुए पड़े थे। हर दाना मूंग की दाल से बड़ा था। ये कोई घास का बीज नहीं था, चावल। इस आदिम दुनिया में ये कां की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। कृषि की शुरुआत। उसने रात आराम नहीं किया। उसने लकड़ियां काटकर दलदल में चलने के लिए एक आदिम नाव और चप्पू तैयार किया। उसे उन चावल के पौधों को ढूंढना था, इससे पहले कि कोई जानवर उन्हें खा जाए। उसी समय शैडो फॉरेस्ट में टिम्बर और उसका ट्री होलो कबीला दिन रात मेहनत कर रहा था। कां के वादे के मुताबिक वे ज्यादा से ज्यादा खरगोश जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने खरगोश के बिलों में आग और धुआं डालकर उन्हें बाहर निकालने का तरीका अपनाया था, लेकिन ये धुआं सिर्फ खरगोशों को नहीं, मौत को भी उनकी तरफ खींच लाया था। सर्दियों के लिए खाना जमा करने का दबाव हर कबीले का था, और इस जंगल में एक कबीला ऐसा था जिसका भोजन जानवर नहीं, इंसान थे। द कैनिबल ट्राइब।
धुएं का पीछा करते हुए नरभक्षियों का एक शिकारी दल वहां पहुंचा। इस दल में 40 विशाल खूंखार आदमी थे। उनके हाथों में भारी पत्थर की कुल्हाड़ियां और भाले थे। दल के दोनों नेता 2 छोटे मैमथ के बच्चों पर सवार थे। टिम्बर ने खतरे को भांप लिया। उसका कबीला संख्या और ताकत दोनों में बहुत कमजोर था। भागो! टिम्बर ने चीख कर अपने लोगों को आदेश दिया। नरभक्षी भेड़िए की तरह उनके पीछे दौड़ पड़े। टिम्बर जंगल के रास्तों को जानता था, इसलिए उसने घनी झाड़ियों का मुश्किल रास्ता चुना। लेकिन खौफ के मारे भागते हुए कुकुरमुत्ते इकट्ठा करने वाली एक छोटी बच्चे पेड़ की जड़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वो उठने लगी, हवा को चीरती हुई एक पत्थर की कुल्हाड़ी आकर उसकी पीठ में धंस गई। खून का फव्वारा फूट पड़ा। बच्ची दर्द से चीख उठी। अगले ही पल नरभक्षियों ने उसे भालों से गोद दिया। वे उस बच्ची की लाश की चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए और पागलों की तरह हंसते हुए उसका ताजा खून पीने लगे। टिम्बर के जबड़े गुस्से और बेबसी से कस गए। उसके दांतों से कटकट की आवाज आने लगी। वो अपनी बच्ची को बचाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो रुका तो पूरा कबीला मारा जाएगा। छोटी बच्ची की मौत ने नरभक्षियों को कुछ देर के लिए दावत में उलझा दिया, जिससे टिम्बर और बाकी लोगों को भागने का मौका मिला। हाँफते हुए वे कबीले के पेड़ तक पहुंचे। टिम्बर ने एल्डर बार्क को पूरी खौफनाक दास्तान सुनाई। हम उनसे नहीं लड़ सकते, एल्डर बार्क ने अपनी बूढ़ी कांपती हुई आवाज में कहा। उसने एक गहरा फैसला लिया। टिम्बर, तुम कबीले के सभी लोगों को लेकर पूरब की तरफ जाओ। उस अजनबी का को ढूंढो। उसके पास जो हथियार है उसका कबीला जरूर बहुत ताकतवर होगा। वही हमें बचा सकता है। और आप? उसने रोते हुए पूछा। मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं भाग नहीं सकता। बार्क ने अपनी लकड़ी की लाठी को जमीन पर ठोंकते हुए कहा। मैं यहीं रुकूंगा और उन नरभक्षियों का रास्ता रोकूंगा ताकि तुम लोग दूर निकल जाओ। टिम्बर ने अपने आंसू पोंछे। उसने आखिरी बार अपने एल्डर को देखा, भारी मन से सिर हिलाया और अपने लोगों को समेटकर का की तलाश में पूरब की ओर दौड़ पड़ा।